हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का। स्वागत है आप सब लोगों का इस सुपर 80 क्वेश्चन में। स्वागत है दोस्तों। जैसे मैं देख पा रहा हूं, गायू, पार्थ चौधरी, पलक शर्मा, अमृता कुमारी, आलोक झा, अक्ष, हिमांशी, केवल, खुशी, सोमनाथ, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, दैट इज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल। स्वागत है। हेलो 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 टू एवरीवन। कैसे हैं आप सारे? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब जागो तब सवेरा। स्वागत है आप सब लोगों का। कैसे हैं आप सारे? सर सीए इंटर के लिए भी कुछ लाइए फॉर मे 25। लता जी, आप मेरे चैनल को लगता है फॉलो नहीं करते हो। मैंने ऑलरेडी 12 घंटे में पूरा कॉर्पोरेट लॉ कवर करके आज नहीं, आज से 2 महीने पहले डाल के रखा हुआ है। इसके पहले सुपर 4 चैप्टर डाले थे, सुपर पावर बैच 4 चैप्टर में 50 मार्क्स एमसीक्यू के साथ, क्वेश्चन के साथ। ये आप ही के अटेम्प्ट के लिए। थोड़ा सा मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है सर, इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? ये बहुत अच्छी बात है। पीडीएफ कहां मिलेगा? संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी। पहले आप थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाइए, चिल कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, आराम करिए, सारी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बताइए आप कैसे हो? जी शुक्रिया लर्निंग कर्व, शुक्रिया 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 भाई, स्पैम मत कर, शुक्रिया। चिल चिल, जस्ट चिल दोस्तों। सर डर लग रहा है। डर के आगे जीत है मेरे लाल, डर के आगे जीत है। चलिए, अब इसी बात में थोड़ा सा लाइक शाइक हो जाए, तो मैं इतनी तादाद में जुड़े हुए हो, इसी बात में थोड़ा सा लाइक शाइक हो जाए। एक बार आप सेटल डाउन हो जाओ, मैं आपको सारी चीज बता रहा हूं। ठीक है? नहीं भाई साहब, मैं सारी चीज बताऊंगा, आप थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ पहले। ठीक है, लेट स्टार्ट दोस्तों। इसी बात पे लाइक शाइक हो जाए। आप लोग इतने लोग जुड़े हुए हो, लाइक शाइक नहीं करते तो मजा नहीं आता यार, बराबर है क्या? लेट स्टार्ट दोस्तों। चलिए, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। ऐसा उम्मीद करते हुए कि मेरे ऑडियो वीडियो क्लियर है, मैं आपको कुछ चीजें इस बैच के बारे से बताना चाहता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, सीए फाउंडेशन लॉ मई 2025 पे आपका एग्जाम है, सितंबर 2025 पे आपका एग्जाम है, या जनवरी 2026 पे आपका एग्जाम है। ये वाला वीडियो आपके लिए है, जिसके अंदर हम लॉ के सुपर 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, क्या क्या इस पे कवर होगा? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने बताया मोस्टली मैं न्यू क्वेश्चंस इस पे कराऊंगा। न्यू क्वेश्चंस का मतलब नहीं मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम पेपर में, नहीं मिलेगा आपको ये मॉक टेस्ट पेपर में, नहीं मिलेगा आपको ये आरटीपी पे। ये मेरे द्वारा रिसर्च किए गए क्वेश्चन है। कहां से लाए सर रिसर्च करके आप ये क्वेश्चन? देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, चाहे फाउंडेशन का एग्जाम हो, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, इतने नए नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट लाता कहां से हर बार, कि हम पूरा क्वेश्चन बैंक चार्ट कर जाते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन बैंक किसी भी फैकल्टी का हो, बट फिर भी देयर आर सर्टन फ्यू क्वेश्चंस जो हमने कभी ना देखे हैं, ना सुने थे, ना सोचे थे। वो सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज होते हैं ना, जो एक्चुअल के केस लॉ जो कोर्ट पे चल चुके हैं, जिनके डिसीजन आ चुके हैं, उनके फैक्ट्स को उठाते, जो आपके फाउंडेशन के लेवल को मैच कर पाए। से प्यारे प्यारे थोड़े से फैक्ट्स उठाते और तोड़ मरोड़ के कैरेक्टर बना के आपको दे देते। अब अपन ने अपने एलएलबी में वही सारी किताबें पढ़ी है, तो अपने को समझ में आता है कि यार इंस्टीट्यूट देखो यहां से ये वाले केस लॉ उठा रहे, तो हमने भी वही किताबें पढ़ी है जो इंस्टीट्यूट किताबें पढ़ के क्वेश्चन बना रहे। तो किताब सेम है हमारे पास, उन्हीं किताबों का इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूट के नजरिए को देखते हुए हमने भी नए क्वेश्चन बहुत सारे निकाले। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो मैं अपने अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के रेगुलर टेस्ट पे देता था, आज भी देता हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैंने टेस्ट पे नहीं दिए, अपने रिसर्च करते करते हाँ यार ये वाला अच्छा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि सोर्स एक ही है इंस्टीट्यूट के पास और मेरे पास भी। अच्छी बात यह है कि मुझे पता चल जाता है तुरंत कि इंस्टीट्यूट ये वाले केस लॉस को तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछा, तो मेरा आइडिया क्लियर हो जाता है, अच्छा ऐसा प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसको उठा लो। तो मोस्टली न्यू क्वेश्चन है वो आपको आज की क्लास पे ही दिख जाएगा कि कैसे न्यू क्वेश्चंस होते हैं, और न्यू क्वेश्चन से चैलेंज आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन सबके पास है,
सबके पास आपको पास्ट एग्जाम पेपर मिलेगा, सबके पास आपको एमटीपी मिलेगा, सबके पास आपको आरटीपी मिलेगा, आपके भाई के पास आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ये मेरी यूएसपी है। मजा आएगा आपको, आज के पहली ही क्लास में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। दूसरा, सर क्या पास्ट एग्जाम पेपर एमटीपी आरटीपी कवर नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे कवर। मैंने ऐसा कब बोला कि मैंने पास्ट एग्जाम पेपर एमटीपी और आरटीपी में कवर नहीं करने वाला? मैं तो बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन ज्यादा दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है आमतौर पर जो हमारे यूट्यूब के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे तमाम यूट्यूब चैनल पे घूमते रहते हैं, कहीं से जो मिल रहा है ले लिए, कहीं से जो मिल रहा है ले लिए। ये आमिर खान है 3 इडियट्स की, जहां ज्ञान की बारिश हो रही है लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। तो इनको पता है, सब स्मार्ट लोग हैं लोग, इनको लगभग लगभग क्वेश्चन पता होते हैं, ये टाइम पास करने आते हैं। हाँ ये वाला चल रहा है, चलो आंसर बता के मैं चले जाता हूं। आप मेरे वाले आंसर बताइए, आप मेरे वाले क्वेश्चन के आंसर बताइए, तब तो मजा आएगा भाई साहब, तब तो मजा आएगा। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं नए क्वेश्चंस तो आपको कवर कराऊंगा, ये आपको पहले ही लेक्चर में आज के दिन पता चल जाएगा कौन से नए क्वेश्चन है। और ये बात को ध्यान रखना, ये नए क्वेश्चन आपको इसी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, इसके बाद कहीं मिलेंगे तो समझदार को इशारा काफी है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, तो मैं सब कवर करूंगा। आज की क्लास पे भी मैं अपने नए क्वेश्चंस भी कवर करूंगा, मैं पास्ट एग्जाम पेपर के भी कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो नए प्रकार के हैं, शायद आपने ना किया हो। मैं कुछ क्वेश्चन आरटीपी से भी उठाऊंगा, कुछ इससे भी। मैं जब जहां से जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा बकायदा आपको रेफरेंस दूंगा, ये फलानी जगह पूछा हुआ है। समझा सर यहां तक? अब बात आती है सर कि आप जो भी क्वेश्चंस बताओगे इसका पीडीएफ हमको कहां मिलेगा? मैं पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिलेगी, लेक्चर के बाद मिलेगी। अब वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। अब सवाल आता है सर, अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा होगा, अनाउंसमेंट वीडियो को, तो कृपा करें वीडियो सेक्शन में जाएं। 8 मिनट का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सुपर 80 क्वेश्चन के बारे से बताया था कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। और मैंने यह भी बताया था कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंसेप्ट क्लियर करने के 2 चीजें देख सकते हैं। उस वीडियो में बताया था, शॉर्ट में अभी भी बता रहा हूं। मेरे मैराथन्स को देख सकते हो या मेरे वन शॉट को देख सकते हो। वन शॉट 9 घंटे में 7 चैप्टर कवर किया मैंने। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, ब्रशअप की जरूरत है, वन शॉट 9 घंटे का, नहीं तो मैराथन देख के आइए, कंसेप्ट क्लियर करके आइए। सर क्या आज की क्लास में हम कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे? 110% क्लियर करेंगे, लेकिन उन टॉपिक का जिन टॉपिक का मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अब तमाम टॉपिक जो है आपके फाउंडेशन में, हम तो तमाम टॉपिक तो डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो जो उस सुपर 80 क्वेश्चन के संबंध में जो कंसेप्ट रहेंगे हम डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे। अब एक सवाल होता है, सर क्या इतना काफी है? क्या मैं इतना करके पास हो जाऊंगा? इसका आंसर हां भी है और इसका आंसर ना भी है। आपके नसीब बुलंद है, स्टार आपके 5 स्टार चमक रहे हैं, तो भाई साहब इतना किए अब पास हो गए। ये होता है नसीब वाला खेल। लेकिन अगर नसीब बुलंद ना हो, बराबर है ना, एक कहावत है, जब किस्मत ही बराबर, उस परिस्थिति के अंदर मैं कह सकता हूं इसका जवाब ना भी हो सकता। और एक दिल से बात बोलूं क्या? दिल से, ऐसे दिल से निकल के आ रही है, मुख तक आ रही है, बोलूं क्या दिल से? भाई साहब दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आपको जो बोल दे भाई इतना पढ़ ले, इस सीए एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, बीकॉम शीकॉम तो बाजू में रखो, इस सीए एग्जाम के लिए, कि जो बोल दे भाई इतना पढ़ ले और तू पास हो जाएगा। भाई साहब इंस्टीट्यूट जब पेपर सेट करता है उसके 2 से 3 सेट बनते हैं पेपर के, उसपे से कोई एक फाइनल होता है, 3 सेट बनाए जाते हैं। अब मेरे पास प्रेसिडेंट साहब का नंबर है नहीं तो मैं अभी फोन लगा के तुरंत पूछता, भाई बच्चे लोग पूछ रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, एक बार मेरे को बता दो आप, और उसके बाद मैं इनको बता दूंगा, इतना करके पास हो जाएंगे। बराबर है क्या? ये तो संभव नहीं है ना, ये जो है ये संभव नहीं है कि भाई अपन ने थोड़ा सा पढ़ लिया और अपन थोड़ा सा पढ़ के पास हो जाए। देखो प्रेसिडेंट साहब का नाम लिया, ये भी डरने लग गया, बोले किसका नाम ले लियो, लिप 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 करने लग गया। बराबर है क्या? तो भाई साहब देखो, मैं अपने अनुभव से आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है?
ये मेरे अनुभव के क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बराबर है क्या? हो सकता है इस पे से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इस पे से क्वेश्चन ना आए, बराबर है क्या? लेकिन आपको मैं गलत आश्वासन नहीं दूंगा कि आप इतना कर लो और आप इतना करके क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इसको पता नहीं क्या हो गया है, इसको मैं ठीक कर लेता हूं। ठीक है, कंसेप्ट के बारे से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कंसेप्ट हमारे कैसे कवर होंगे, क्या होंगे, और अब ये भी थोड़ा सा लिप लिप करना बंद कर दिया। सवाल आता है सर क्या बैकअप होगा? सिर्फ और सिर्फ लाइव रहेगा, बैकअप इसको मैं रखने वाला नहीं हूं। इसके अलावा आपके कुछ तमाम सवाल है तो मुझे बताइए, मैं उसको बहुत खुशी खुशी एड्रेस करना चाहूंगा, एकदम खुशी खुशी से। इसके अलावा आपके कुछ डाउट है तो बताइए, मैं उसको एड्रेस करता हूं, खुशी खुशी एड्रेस करता हूं। एंड लेट्स स्टार्ट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई डाउट नहीं है? मैं ऐसा सर फर्स्ट टाइम लाइव अटेंड कर रहा हूं, व्हाट एंड वॉइस सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस अभी तक स्टार्ट नहीं की है, ओके, क्या करें अब इसके लिए? ठीक है, और एक ना शॉर्ट बोलते जाता हूं भाई साहब, देखो क्या है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, बराबर है क्या? ये भाई साहब सुपर इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक प्रकार का रिवीजन है। ठीक है, चलिए। सोहम कुमार कह रहे सर आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, तो भाई तू 1.5 की स्पीड में बाद में देख लेना, अगर मैंने वीडियो डाला तो अभी मत देख, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? कौन फोर्स कर रहा है तेरे को? तू लेक्चर देख करके चले जाना मेरे भाई। हु इज फोर्सिंग यू? एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए लेट स्टार्ट दोस्तों, फटाफट मैं शुरुआत करता हूं। आज हम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से शुरू करने वाले हैं। इसके 3 यूनिट का कवरेज आज मैं करने वाला हूं आपके साथ। यूनिट नंबर 1 जो आप जिसको बेसिक बोल सकते हो, यूनिट नंबर 2 कंसीडरेशन, और यूनिट नंबर 3 जो फ्री कंसेंट के सारे एलिमेंट होते हैं ना, यानी कि अदर नेसेसरीज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है क्या? चलिए बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। जो पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा आपको बाद में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सर कहां है वो टेलीग्राम चैनल, कहां है वो टेलीग्राम ग्रुप? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलो, और एक बात भाई साहब, देखो यहां पे तो नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप, आपको मिल जाएगा जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी ना, जहां पे मैंने अनाउंस किया था इस वीडियो को, वहां पे मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक जबरदस्त क्वेश्चन करवाना चाहता हूं मेरी सुपर 80 की इस पीडीएफ में। बहुत लोगों के पास ये पीडीएफ है, जिसके पास नहीं है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मैं आपको शुरुआत करवाना चाहता हूं यहां से। लेट्स स्टार्ट दोस्तों, देखते हैं आपको एक क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ये यूनिट नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल है। ये सेक्शन नंबर 4-5 के ऊपर बेस्ड वाला सवाल है, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। कहता है देखो, रमन नाम का एक बंदा है जो बोलता है भैया मेरे को 100 शेयर खरीदने हाउस होल्ड फायर एंड कैरेज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कंपनी के, 100 शेयर खरीदने। द लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वॉज सेंड टू रमन बाय पोस्ट, यानी कि भाई इसने अप्लाई किया था मुझे 100 शेयर दे दो, कंपनी ने इसको दे दिया लेटर ऑफ अलॉटमेंट, ले भाई पोस्ट से हम तेरे को शेयर्स अलॉट करते हैं। बट रमन को वो कभी रिसीव ही नहीं हुआ, शेयर्स पार्टली पेड थे एक्चुअली। कंपनी ने फिर रमन के खिलाफ एक्शन ले लिया कि भाई साहब बैलेंस अमाउंट दो, पार्टली पेड था वो, ये बोलते हुए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ शेयर हो गया। जैसे ही हमने लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पोस्ट कर दिया, रमन कह रहा है भाई साहब मेरे को तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिला ही नहीं है, तो नहीं मिला तो मैं कहां से मानूं कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरे को शेयर्स अलॉट हो गए, मैं नहीं दे रहा बचे हुए पैसे। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बताना है कि क्या भाई साहब रमन बाउंड है क्या बैलेंस अमाउंट पे करने के लिए? क्या रमन बाउंड है क्या बैलेंस अमाउंट पे करने के लिए? क्या रमन बाउंड है क्या पे करने के लिए? रिया जी मना कर रही है, त्रिशला जी भी मना कर रही है, उदय हाँ बोल रहा है, लक्की गेमर्स हाँ बोल रहा है, रमन नॉट बाउंड, नो 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 करके आ रहे हैं। मैंने बोला था ना, मैंने बोला था मेरे पास नए क्वेश्चन है, मुझे पता था आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो। एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं इस पे आपको थोड़े से कंसेप्ट रिवाइज करवा के देता हूं। अगर आपको याद होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बोला जाता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। आई रिपीट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन
द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर कौन है यहां पे, रमन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है as soon as the letter of acceptance is posted by the acceptor। क्या letter of acceptance पोस्ट हुआ था? हां सर हुआ था। दो चीज देखनी है, क्या प्रॉपरली एड्रेस था, हां, क्या प्रॉपरली स्टाम्प था, हां, फिर चाहे रास्ते में घूम जाए, चाहे नाली में डूब जाए, चाहे बाढ़ में डूब जाए, भाई साहब माना जाएगा एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया एज अगेंस्ट द प्रपोजर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी आईसीएआई की मॉड्यूल उठा के देख लीजिएगा, वो साफ कहता है कि अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रॉपरली एड्रेस्ड है, प्रॉपरली स्टाम्प्ड है और वो पोस्ट हो गया, भले ही ऑफरर को वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला हो चाहे ना मिला हो, माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। तो लिखता है भाई साहब सेक्शन नंबर 4, कहता है देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजर, कौन है सर प्रपोजर यहां पे? राम, राम नहीं भाई, रमन, बराबर है, रमन इज कंप्लीट एज सुन एज प्रॉपरली एड्रेस्ड, आप पूरा एड्रेस डालोगे पिन कोड के साथ, एंड स्टाम्प्ड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ड्यूली पोस्टेड, ड्यूली पोस्टेड यानी कि कानून के दायरे पे रहते हुए, कानून का कंप्लायंस करते हुए, भले ही वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गुम गया या डिले हो गया पोस्ट में, बहुत लेट मिला या गुम गया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गुम गया, बड़ा बड़ा क्या लिखता देखो, in the light of the above provision and facts of the instant case, Raman had become bound by the contract when the letter of acceptance of his offer was posted to him and therefore he is bound to pay for those shares। ये जो लाइन है ये मेरी लाइन नहीं है, आपके आईसीआई की मॉड्यूल की लाइन है, आप चाहे तो मॉड्यूल पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। इवन इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज लॉस्ट और डिलेड इन पोस्ट, उसके बावजूद भी वो लायबल रहेगा। चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा से और क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूं। पेज नंबर 8 में मैं जा रहा हूं। पेज नंबर 8 में मेरे पास एक सवाल है एंड उस सवाल का नाम ये है, दैट इज, मैं थोड़ा सा अपने कैमरे का एंगल ठीक कर देता हूं फटाफट। हाँ जी, चलिए बात को ध्यान से सुनिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आनंद कोठारी कह रहा है सर आंसर पता है बट लिखना कैसे हो वो समझ नहीं आता, उसके लिए मेरा राइटिंग प्रैक्टिस बैच है, मेरी टीम को कॉल करके आप ले सकते हो। बात को ध्यान से समझिएगा। ए अप्लाई कर रहा है शेयर्स के लिए, कहां पे? कंपनी में, ठीक है। ए अप्लाई कर रहा है शेयर्स के लिए कंपनी में, यानी कि सर ए क्या कर रहा है सर? ऑफर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है सर। अब ए अपने ऑफर को विड्रॉ करता है 26 अक्टूबर को, यानी कि सर ये वाली जो लाइन है ये बात कर रहा है विड्रॉ कर रहा है, मतलब सब्सीक्वेंटली विड्रॉ कर रहा है, सब्सीक्वेंटली। सब्सीक्वेंटली का मतलब पहले ऑफर करता है मेरे को कंपनी में शेयर्स चाहिए, बाद में 26 अक्टूबर को बोलता है कि मेरे को उसको विड्रॉ करना है। अब कहता है उसका जो लेटर ऑफ विथड्रॉल है जो उसने 26 तारीख को भेजा, वो कंपनी को 11:30 बजे मिलता है, सुबह सुबह 27 अक्टूबर को। लेकिन ठहरिएगा और समझिएगा, ए ने भेजा जरूर था ऑफर, बाद में उसने विड्रॉ किया 26 तारीख को, वो विथड्रॉल लेटर कंपनी को पहुंचा 11:30 बजे 27 तारीख को। लेकिन 27 तारीख को 10 बजे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक रिजोल्यूशन पास कर लिया कि हम ए को शेयर्स अलॉट करना चाहते हैं, और लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो है कंपनी के प्यून को दे दिया कि इसको पोस्ट कर देना। वो प्यून जो है वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट को 11:30 बजे, जब 11:30 बजे इसका विड्रॉल लेटर आया ना ए का, वो प्यून तब तक लेटर ऑफ अलॉटमेंट अपने जेब में ही रखा हुआ था, अभी तक पोस्ट नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि बताइए ए का विथड्रॉल वैलिड है, ए का रिवोकेशन ऑफ ऑफर वैलिड है, कि कंपनी का अलॉटमेंट, कंपनी का एक्सेप्टेंस वैलिड है? कंपनी का अलॉटमेंट या कंपनी का एक्सेप्टेंस वैलिड है? उदय कह रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन बुल्स आई के अंदर है। हाँ तो बुल्स आई के अंदर है भाई, मेरी बुक के अंदर है, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नहीं है, अपना है, ठीक है, ठीक है। चलिए
रिवोकेशन वैलिड है, रिवोकेशन वैलिड है, रिवोकेशन वैलिड है। पता है क्यों रिवोकेशन वैलिड है? रिवोकेशन वैलिड इसलिए है, ऑफर का रिवोकेशन वैलिड इसलिए है क्योंकि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अभी तक पोस्ट नहीं हुआ। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अगर पोस्ट होता तो माना जाता ए के बीच में और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अभी भी प्यून अपने जेब में रखा हुआ है, तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है ए के अगेंस्ट, ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होता। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट ही नहीं हुआ तो भाई साहब कहां से ये बाउंड होगा? तो रिवोकेशन क्या है? वैलिड है। तो देखो कहता है, तो देखो कहता है, यहां पे नीचे आते हैं, सीधा कहता है, देखो यहां पे द एक्सेप्टेंस वॉज टू लेट एज द लेटर वॉज नॉट एक्चुअली पोस्टेड टिल द ऑफर हैड बीन रिवोक्ड। जब ऑफर रिवोक किया गया था तब तक एक्सेप्टेंस को पोस्ट भी नहीं किया गया था, बट इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैड बीन एक्चुअली पोस्टेड बिफोर द लेटर ऑफ रिवोकेशन, 11:30 बजे आया था लेटर ऑफ रिवोकेशन, उसके पहले तुम पोस्ट कर देते, द एक्सेप्टेंस वुड हैव बीन बाइंडिंग, माना जाता एक्सेप्टेंस बाइंडिंग है। तो रिवोकेशन जो है इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी कि तो नोटिस पे आ गया था। बराबर है क्या? सेक्शन नंबर कौन सा है ये वाला? सेक्शन नंबर 4 आएगा इसके अंदर। सेम सेक्शन जिसके अभी पहले जो कराया था वही रहेगा। इसमें आपको एक लाइन का प्रोविजन लिखना है, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4, दैट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर एज सुन एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, और ड्यूली स्टाम्प्ड होना चाहिए, प्रॉपरली एड्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया सर। इसके बाद कहां चलते हैं? अब ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई साहब, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। आपने देखो भाई, मैं सीधी सी बात बताता हूं, यूनिट नंबर 1 जो है कॉन्ट्रैक्ट का, उस पर क्या इंपॉर्टेंट है? एक इंटेंशन वाली बात इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका सेक्शन 4 सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वॉइड और इलीगल के बीच का डिफरेंस उस पर पूछ के लेता है। और अगर आप बात करोगे तो सेक्शन नंबर यूनिट में 1 2 3 4 5 6, बस भाई बहुत बेसिक बेसिक चीज है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, आइए, भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करते, बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे लिखता है, एक बच्चा कह रहा है अगर एक्सेप्टेंस पोस्ट भी हो जाता तो भी वो रिवोकेशन वैलिड होता ना। भाई साहब देख, एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया रहता अगर रिवोकेशन आने के पहले तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, लेकिन एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं किया इसलिए रिवोकेशन वैलिड है। बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लिखता है ए नाम का एक सेक्रेटरी है, ए सेक्रेटरी है बिल्डिंग सोसाइटी का, एक सोसाइटी है बराबर, उसका सेक्रेटरी है। वो बी को अपने ऑफिस पे एक ऑफर देता है कि प्रॉपर्टी बेचना है 750 रुपए में, बराबर है क्या? 750 रुपए में एक प्रॉपर्टी बेचना है, ऐसा वो बी को बोलता है। ठीक है सर, 14 डेज टाइम वॉज गिवन टू बी फॉर एक्सेप्टेंस। 750 रुपए में बोलता है बी को कि भाई प्रॉपर्टी बेचना है, और बी को 14 दिन का टाइम देता है। बी रिसाइड करता है डिफरेंट टाउन पे, कहीं और रहता है डिफरेंट टाउन में। बी अपने साथ ऑफर लेके चले जाता है। अगले दिन 3:30 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास बी जो है अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करता है। यानी कि सर ए ने ऑफर दिया, बी ने अगले दिन 3:30 बजे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया। सर लेटर रिसीव हुआ सोसाइटी ऑफिस में, दिस लेटर वॉज रिसीव्ड एट सोसाइटी ऑफिस 8:30 बजे। 3:30 बजे पोस्ट किया, 8:30 बजे सोसाइटी में आ गया ए के पास। लेकिन कहता है किंतु परंतु है, बिफोर दैट का मतलब क्या? 8:30 बजे सोसाइटी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता, उसके पहले 1 बजे सोसाइटी ने अपना ऑफर रिवोक कर दिया। 1 बजे लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर भेजा सोसाइटी ने, जो बी को मौला 5:30 बजे। बी को एडवाइस करिए, बी बोल रहा है मेरा एक्सेप्टेंस वैलिड रहेगा, सोसाइटी बोल रही है हमारा रिवोकेशन वैलिड रहेगा। आप बताइए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सोसाइटी का रिवोकेशन ऑफ ऑफर जो है वो वैलिड रहेगा कि ये भाई साहब का जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड रहेगा? बहुत सारे बच्चों के जवाब अलग आ रहे हैं। रिवोकेशन वैलिड रहेगा कोई कह रहा है, कोई कह रहा है एक्सेप्टेंस वैलिड रहेगा, कोई कह रहा है रिवोकेशन, कोई कह रहा है एक्सेप्टेंस। मेरी बात को ध्यान से सुनना।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको सिर्फ शब्दों में घुमाया है, आइए थोड़ा सा इसको समझने की बात है। ये क्वेश्चन अगर किसी ने कर लिया, ये क्वेश्चन अगर किसी ने कर लिया, उसको सारे सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के सवाल बनेंगे, मेरा दावा है, क्योंकि यही तो मेन है, यही तो घुमा रहा है पूरा। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है भाई साहब, एक्सेप्टेंस प्रपोजर के अगेंस्ट वैलिड है। एक्सेप्टेंस प्रपोजल के अगेंस्ट वैलिड है। एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजल, अगेंस्ट प्रपोजर कब वैलिड होगा? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाता है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाता है। मुझे बताइए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब पोस्ट हुआ? 3:30 बजे। 3:30 बजे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया, बराबर है। कहता है ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट तो हुआ, मिला कब सोसाइटी को? 8:30 बजे। मुझे बताओ, मुझे किससे लेना देना है? किस समय पोस्ट हुआ ये मुझसे लेना देना है, कि मुझे ये लेना देना है कि सोसाइटी को कब मिला? भाई साहब, मुझे लेना देना है 3:30 बजे से, कि मैंने कब पोस्ट किया। क्योंकि एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट हो जाएगा प्रपोजर के, प्रपोजर के अगेंस्ट हो जाएगा, बराबर है। ठीक, अब बोलता है देखो भाई, ये 8:30 बजे मिला, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। कहता है सोसाइटी वालों ने करीबन 1 बजे लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर भेजा 1 बजे, जो कि मिस्टर बी को मिलता है 5 बजे। 5 बजे। मुझे एक बात बताओ, 5 बजे बी को मिला, तो जब बी जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाल रहा था, क्या उसको कोई रिवोकेशन का नॉलेज तब था क्या? बिल्कुल नहीं था भैया, वो तो 5 बजे मिल रहा है उसको। ये देखो लिखा हुआ है, कहां? 5:30 बजे, आधा घंटा और लेट। 5:30 बजे मिल रहा है, आधा घंटा और लेट। तो 3:30 बजे जब बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर रहा था, तो क्या उसको कोई नॉलेज था कि भैया ये ऑफर रिवोक हो चुका है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर तब उसके नॉलेज पे आएगा जब 5:30 बजे उसको रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर मिलेगा। तो जब वो 3:30 बजे डाल रहा था, उसके लिए तो ऑफर वैलिड था। उसने जैसे ही 3:30 बजे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाला, तब तक रिवोकेशन हुआ नहीं था, और यहीं पे हमारा क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बोलो स्वाहा। एक्सेप्टेंस वैलिड है, एक्सेप्टेंस वैलिड है। तो देखो लिखता है, प्रपोजल को आप रिवोक कर सकते हो कभी भी, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। आप अपने ऑफर को कभी भी रिवोक कर लो, लेकिन ध्यान रखना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले करना। तो देखो लिखा है, ऑफरर बिकम्स बाउंड, ऑफरर यानी कि कौन? सोसाइटी बाउंड हो जाएगी एज सुन एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। बिल्कुल। तो कहता देखो, द रिवोकेशन वॉज हेल्ड टू बी इनइफेक्टिव, रिवोकेशन इनइफेक्टिव है। क्यों? रिवोकेशन को अगर इफेक्टिव होना था तो वो बी के पास 3:30 बजे के पहले पहुंचना चाहिए था। जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 3:30 बजे पोस्ट किया, उसके पहले पहुंचना चाहिए था, उसके बाद नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक्सेप्टेंस वैलिड है। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। यहां तक की चीजें हो गई है। चलिए, मेरे को एक सवाल आपसे और पूछना। ये सवाल मैं आपको सितंबर 24 के सजेस्टेड आंसर की ओर लेके जाना चाहता हूं। ये सितंबर 24 का सजेस्टेड आंसर है, ठीक है? बात को ध्यान से समझना। लिखता है भैया, मिस्टर ए ऑफर कर रहा है 25 चेयर बेचेगा। किसको बेचेगा? बी को बेचेगा। 1500 रुपए पर चेयर लेगा ऑन 12 फरवरी 2024, ठीक है? ए प्रॉमिस करता है बी को कि भाई साहब 15 तारीख तक ऑफर ओपन रहेगा। 12 को मैं तेरे को ऑफर दे रहा हूं, 15 तारीख तक ऑफर ओपन रहेगा। लेकिन 13 तारीख को ही ए भाई साहब मिस्टर सी को 1700 रुपए पर चेयर में बी के बिना नॉलेज के बेच दिए। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दिया 14 तारीख को कि हां मैं 1500 रुपए पर चेयर में लेना चाहता हूं। बी कम्युनिकेट कर रहा है 14 तारीख को कि मैं लेना चाहता हूं, बट चेयर तो बिक चुकी है। एडवाइस करिए, क्या मिस्टर बी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं ए से?
क्योंकि भाई साहब मिस्टर बी को बोला गया था 15 तारीख तक ऑफर ओपन रहेगा, लेकिन 13 ही तारीख को उसने 1700 रुपए में मिस्टर सी को दे दिया। क्या मिस्टर बी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? क्या मिस्टर बी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? उदय कह रहा है डैमेजेस क्लेम हो सकता है। लविश कह रहा है यस ही कैन क्लेम। बराबर है क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ भाई साहब, वो जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, आप लोग कृपा करके जाएं भाई। मैं ज्ञान देने वाले कृपा करके जाएं भाई। ठीक है, चलिए, क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? फटाफट बताएं, क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? क्लियर है, बस क्लियर है। क्लेम डैमेजेस मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई डैमेजेस नहीं मांग सकता। जो मिस्टर बी है वो कोई डैमेज नहीं मांग सकता। ये भी आपकी मॉड्यूल का एग्जाम्पल है। बात को बिल्कुल ध्यान में सुनिएगा, समझिएगा। देखो क्या लिखता है, एकदम प्यारी लाइन। अगेन, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक। प्रपोजल आप रिवोक कर सकते हो एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। बराबर है क्या? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होता है या जब आप एक्सेप्टेंस देते हैं। लेटर देखो, ऑफर में बी रिवोक बाय द ऑफरर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इवन दो ही हैड ओरिजिनली एग्रीड टू होल्ड इट ओपन फॉर अ डेफिनेट पीरियड। भले बोला था 15 तारीख तक ओपन रखूंगा, लेकिन भाई साहब जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं दे देते तब तक ऑफरर ओपन है, वो रिवोक कर सकता है। भले उसने बोला था 15 तारीख तक मैं ओपन करूंगा, लेकिन भाई मैं ओपन है, ओपन ओपन है। सो लॉन्ग इट इज अ मियर ऑफर, सिर्फ ऑफर था। इट कैन बी विड्रॉन वेन एवर द ऑफरर डिजायर, जब चाहे तब। तो यहां पे बी कोई भी डैमेज क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ ऑफर था। ए चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकता है जब चाहे। अब देखो, ये जो सवाल है आपको दिया गया सितंबर 24 पे 2 मार्क्स का, कुछ था इस पे? कुछ भी नहीं था। आप देखोगे तो पूरा का पूरा फोकस यूनिट नंबर 1 का सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड इलीगल, इस पे सवाल पे रहेगा। आपको और करवाता हूं, ठीक है? यहां तक की चीजें हमको समझ में आ गई सर। जीवन में आगे बढ़ते हैं। आइए, हमने कर लिया भाई सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 के पूरे सवाल। अब मैं आपको लेके चलता हूं पेज नंबर 7 में। पेज नंबर 7 में यहां पे मेरे पास सवाल है, ठीक है? चलिए, आनंद कोठारी कह रहे सर अगर एक्सेप्ट कर लेता फिर तो क्लेम कर सकता था ना डैमेज। मुद्दा यह है उसका एक्सेप्टेंस आया जब ऑलरेडी कोई और एक्सेप्ट कर चुका था। हाँ, कोई और एक्सेप्ट नहीं करता, ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर देता तो भैया दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर चेयर सप्लाई नहीं होती तो डैमेज मांगता ना मेरे भाई। चलिए, बात को ध्यान से समझिएगा। एक यंग बॉय है, वो एब्सकॉन्ड हो गया फ्रॉम हिज फादर हाउस, भगोड़ा हो गया। फादर ने रिवॉर्ड अनाउंस किया पम्पलेट में, स्टेटिंग दैट एनीबॉडी हु ट्रेसेस द मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग्स हिम विल बी गिवन 500 रुपए। फादर पम्पलेट में रिवॉर्ड अनाउंस कर रहा है, जो भी मेरे बच्चे को लेके आएगा 500 रुपए का इनाम दूंगा। एक व्यक्ति है मिस्टर हरभजन लाल, जिसको पता था रिवॉर्ड के बारे से, जिसको पता था रिवॉर्ड के बारे से, उसने बॉडी देखी धर्मशाला रेलवे स्टेशन में और पुलिस स्टेशन लेके गया। फिर हरभजन लाल ने टेलीग्राम भेजा बॉय के फादर को कि भैया मेरे को आपके बच्चा मिल चुका है। फादर अपने बच्चे को वापस लेने के बाद कहता है भाई हरभजन भाई, आपको मैं 500 रुपए नहीं दूंगा इस ग्राउंड में क्योंकि तुमने बोला ही नहीं, तुमने एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं। तुमको फोन करके टेलीग्राम में बोलना चाहिए था हाँ मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसके बाद आपको मेरे बच्चे को खोज के मेरे पास लाके देना था। मुझे बताइए, क्या हरभजन लाल 500 रुपए पाने का हकदार है? क्या हरभजन लाल 500 रुपए पाने का हकदार है? क्या हरभजन लाल 500 रुपए पाने का हकदार है? द आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 8 बोलता है। पहले तो ये बात समझना, एडवर्टाइजमेंट किया आपने, पैम्पलेट में आपने रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया तो ये जनरल ऑफर कहलाता है, और जनरल ऑफर को एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं होती।
इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है डिजायर्ड एक्ट करके। व्हाट इज द डिजायर्ड एक्ट? बच्चे को खोज के जानकारी देनी थी, डिजायर्ड एक्ट किया, काम खत्म। डिजायर्ड एक्ट किया और काम खत्म भाई साहब, डिजायर्ड एक्ट किया और काम खत्म। ठीक है सर, यहां तक की बात समझी। तो मिस्टर हरभजन लाल जब मिसिंग बॉय को खोजे तो उनने डिजायर्ड एक्ट किया। डिजायर्ड एक्ट का मतलब उनने बच्चे को खोजा, बता दिया, माना जाएगा कि उनने क्या कर लिया, एक्सेप्ट, और 500 रुपए पाने के लिए हक रखते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये भी समझा सर। पेज नंबर 3 पे चला जाए, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। यस, ये हुआ ना सवाल जवाब। यहां से ध्यान से बात को सुनिएगा। अब मेरी बात को सुनो भाई साहब, इसके ऊपर सवाल बन सकता है वही 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। एक होता है भाई साहब इलीगल एग्रीमेंट और एक होता है कोलेट्रल एग्रीमेंट। कुछ याद आ रहा है? इलीगल एग्रीमेंट, कोलेट्रल एग्रीमेंट। जैसे कि थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करके दे दूं मैं, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो आप कोंडा रेड्डी हो और मैं पुष्पा हूं, बराबर है क्या? आप मेरे को बोले भाई लाल लक्कड़ को स्मगल करना है, बराबर, डेफिनेटली बात है ये इलीगल है, ये इलीगल है। तो आप कोंडा रेड्डी, बराबर है, आप कोंडा रेड्डी, मैं पुष्पा, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है कौन सा वाला? स्मगलिंग का। डेफिनेटली ये क्या है? इलीगल है। बहुत बढ़िया सर। अब भाई कोंडा रेड्डी और पुष्पा बोलते, पुष्पा बोलता है मैं ऊपर दूध दिखाऊंगा, नीचे लक्कड़ लेके जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। पुष्पा जाता है एक ट्रक वाले के पास, ट्रक वाले को बोलता है भाई साहब मेरे को एक ऐसा ट्रक बनाना है, ऊपर दूध दिखेगा, नीचे लक्कड़ दिखेगा, ऐसा बनाना। ट्रक वाले को इंटेंशन बता दिया, ट्रक वाला भी इसके साथ शामिल हो गया, ट्रक वाला भी इसके साथ शामिल हो गया पुष्पा के साथ। ठीक है, बोले बना के देता हूं, मेरा भी कुछ परसेंटेज दे देना। अब बात को ध्यान से सुनना, कोंडा रेड्डी और पुष्पा के बीच में जो एग्रीमेंट है ये इलीगल है, बराबर है क्या? लेकिन अब देखो, ट्रक बनवाना अपने हिसाब से, कस्टमाइज करके ट्रक बनवाना अपने हिसाब से, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ट्रक कस्टमाइज कर रहे हो। बट पॉइंट इस ट्रक कस्टमाइज किस लिए हो रहा है? ताकि उस पे आप लाल लक्कड़ की स्मगल करो। तो ये जो मेन एग्रीमेंट था पुष्पा और कोंडा रेड्डी के बीच में, ये तो इलीगल है ही, बराबर है क्या? कोलेट्रल संबंधित एग्रीमेंट कौन सा हुआ? सर ट्रक वाले के बीच में और पुष्पा वाले के बीच में संबंधित एग्रीमेंट हुआ, कोलेट्रल एग्रीमेंट हुआ, कनेक्टेड एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ट्रक वाले को पता है वो कस्टमाइज क्यों कर रहा है, ये हो जाएगा वॉइड, ये हो जाएगा वॉइड। सो इफ द मेन एग्रीमेंट इज इलीगल, कोलेट्रल एग्रीमेंट ऑल्सो बिकम वॉइड। लेकिन सोचने समझने वाली बात यह है कि सर ट्रक वाले को नहीं पता था, सर ट्रक वाले को पुष्पा गया, बोले बड़ो एक ट्रक बनाने का रे अपने को, उसके ऊपर ऐसे दूध लेने का है, नीचे खपच्ची खाली रखने का है, कितने दिन में बन जाएगा रे, ऐसे करके उसको बता। लेकिन उसको ये नहीं बताया कि भाई काहे के लिए ट्रक बनाना है, उसको पर्पस नहीं पता था। अब अगर उसको पर्पस नहीं पता ट्रक वाले को, वो बेचारा कस्टमाइज करके दे रहा है, बराबर है क्या? तो भाई साहब यहां पे वैलिड हो जाएगा, पुष्पा और ट्रक वाले का एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वैलिड। क्यों? उसको बेचारे को पर्पस नहीं पता है, बराबर है क्या? उसको पर्पस नहीं पता। अब अगर उसको पर्पस नहीं पता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, पर्पस नहीं पता तो वैलिड है, पर्पस पता है तो वॉइड है। लेकिन उल्टा चलते, थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। अब जैसे कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, भाई साहब ऐसा है, मान लो मैं प्रियांक जी को ले लेता हूं यहाँ पे, प्रियांक राणा। प्रियांक राणा मान लो अभी अंडे से निकला है और 16 साल का है, बराबर है क्या? प्रियांक मेरे को बोलता है कि अर्जुन सर मुझे आप दे दीजिए सर उधारी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है सर। अर्जुन बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। अर्जुन चले गया दर्शन पांडे के पास, दर्शन पांडे जो हेलो बोल रहा है, हेलो दर्शन जी, बराबर है। अर्जुन की उम्र है 18 साल, दर्शन की उम्र है 20 साल। मैं दर्शन के पास जाता हूं, मैंने कहा भाई मेरे को 50,000 रुपए दे। दर्शन बोलता है किस वजह से 50,000 रुपए चाहिए? मैंने कहा मैं 50,000 रुपए प्रियांक राणा को दूंगा, बराबर है क्या? अब मुद्दा यह है प्रियांक राणा और मेरे बीच का जो एग्रीमेंट है वो तो वॉइड है, क्योंकि प्रियांक जो है भाई साहब माइनर है। लेकिन अर्जुन और दर्शन पांडे के बीच में जो कनेक्टेड एग्रीमेंट है, यानी कि उधार देने के लिए जो मैं उधार लिया हूं, उधार देने के लिए जो मैं उधार लिया हूं, तो जिससे उधार लिया हूं उससे वैलिड है, जिसको उधार दे रहा हूं वो वॉइड है, तो भाई साहब ये वैलिड रहेगा। ये क्या रहेगा? वैलिड।
अब कोई बच्चा आएगा कह लेगा सर दर्शन को भी मान लो पता था कि आप प्रियांक को दे रहे हो 50,000 रुपए, अगर पता हो, अरे क्या लेना देना दर्शन को भाई, दर्शन बोल रहा है मैं जिसको पैसे दे रहा हूं अर्जुन को, वो मेजर है ना, वो साउंड माइंड का है ना, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है ना। अब अर्जुन उस पैसे को आग लगाए, पानी में दे दे, माइनर को दे दे, मेजर को दे दे, अपनी बीवी को दे दे, अपनी गर्लफ्रेंड को दे दे, अपने घर वाले को दे दे, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं जिसको पैसे दे रहा हूं मैं लॉफुल पर्पस के लिए दे रहा हूं। सो पॉइंट ये है भाई साहब, जब आपका मेन एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, उसके साथ जो कोलेट्रल वाला है, बराबर है, उसके साथ जो कोलेट्रल वाला है वो वॉइड नहीं होता, वो वैलिड ही रहता है, वो वैलिड ही रहता है। क्या तुम मेरे साथ हो मेरे प्यारे भाई और बहनों? क्या यहां तक की चीजें समझी? अगर हां तो मैं आपसे सवाल करवाता हूं अभी। चलिए बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां पे आता है भाई साहब एक्स, बताए एक्स, दर्शन कह रहा है सीएमए इंटर के भी ले लो, सीएमए इंटर का पूरा भरमार पड़ा हुआ है मेरे चैनल में। दिसंबर 24 में कमर्शियल लॉ पूरा, कॉर्पोरेट लॉ पूरा, एथिक्स पूरा, सब रिवीजन लेके रखा है, जाके देखेगा तो पता चलेगा ना मेरे भाई। बात को समझना ध्यान से। एक्स एग्रीज टू पे वाई, एक्स एग्री कर रहा है वाई को पे करेगा कितना? 1,00,000 रुपए। एक्स एग्री कर रहा है वाई को कि पे करेगा 1,00,000 कब? अगर वाई जो है जेड को मार देगा, से ड्रम में डालने का है तो मार के सीधा ड्रम में डालने का है, बराबर है क्या? एक्स एग्री कर रहा है वाई को 1,00,000 देगा अगर वाई जेड को क्या करेगा? मारेगा, बराबर है क्या? एक्स 1,00,000 रुपए लेता है डब्ल्यू से, डब्ल्यू से 1,00,000 ले रहा है एक्स, फिर वाई को बोल रहा है जा जेड को मार, मैं 1,00,000 रुपए देता हूं, बरोबर है। हु इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन, डब्ल्यू को पता है एक्स मेरे से 1,00,000 रुपए लेके जेड को देगा, बराबर है क्या? वाई जो है जेड को मार देता है, बट एक्स बोलता है भाई साहब मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, वाई को भी पैसे नहीं दूंगा। एक्स बोलता है डब्ल्यू जा तेरा भी पैसा वापस नहीं कर रहा, जिसको जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ ले। ना तो वाई को दे रहा है, मरवा भी दिया, ना तो जेड को दे रहा है जिससे पैसे उधार लिया था, सॉरी डब्ल्यू से जिससे पैसे उधार लिए थे। बताइए एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैलिडिटी बताइए, एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैलिडिटी बताइए। संकल्प जी मैं आपका कमेंट पढ़ लिया हूं, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है तो ऐसे बोल नहीं पाऊंगा, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में जो एग्रीमेंट है उसकी वैलिडिटी क्या है? सब बोल रहे वॉइड है, वॉइड है, वॉइड है, वॉइड है। भाई साहब पहले तो आप बोलोगे कि वो इलीगल है, पहले आप बोलोगे कि वो इलीगल है, इलीगल होने की वजह से वॉइड है। क्यों पूछो? आप सिर्फ वॉइड बोलोगे तो उसका कारण अलग है। एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट एन इलीगल एग्रीमेंट बट एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। तो पहले इलीगल है बोल के वॉइड है, सिर्फ वॉइड नहीं बोलने का। करेक्ट संकल्प भाई साहब। अब एक्स और वाई के बीच में जो है ये बताइए, ये वॉइड है कि इलीगल है कि वैलिड है कि क्या है? एक्स और डब्ल्यू के बीच में, एक्स और डब्ल्यू के बीच में, एक्स और डब्ल्यू के बीच में जो है वो क्या है? अथर्व वाजपेयी कह रहा है वैलिड है। कहां से वैलिड हो जाएगा? साफ लिखा है क्वेश्चन में भाई साहब कि डब्ल्यू को पर्पस पता है कि डब्ल्यू से वो पैसे क्यों ले रहा है। भाई साहब वो सिर्फ वॉइड माना जाएगा, सिर्फ वॉइड, एकदम करेक्ट। बाकी जो बच्चे लोग बोल रहे हैं सिर्फ वॉइड, एकदम करेक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ वॉइड माना जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार उम्दा प्रदर्शन। जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इलीगल एग्रीमेंट है, सेक्शन 10 का रेफरेंस दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, कंसीडरेशन अनलॉफुल है। सेक्शन 23 भी बोलता है भाई साहब अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल कंसीडरेशन है तो उसको क्या माना जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। फिर यहां पे सिनारियो बता दिया कि भाई ये इलीगल इन नेचर है। नीचे वाली की अगर बात करें तो ये क्या माना जाएगा? वॉइड, क्योंकि वो कनेक्टेड एग्रीमेंट है। ठीक है सर। अब ये वाला आंसर जो कर दिया उसकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, उसको सब पता चल जाएगा। बात को ध्यान से समझना। एक्स वाई को धमका रहा है, बोले तुमको जान से मार देंगे अगर तुम अपना घर 1,00,000 रुपए में नहीं दे। वाई डर गया, बोलता है ले लीजिए भैया घर, जान है तो जहान है। फिर एक्स 1,00,000 रुपए जेड से लेता है। एक्स जो है एक को लोन का पर्पस पता है, यानी कि एक्स पहले वाई को बोल रहा है जान से मार देंगे 1,00,000 में घर दो। वाई बोल रहा है ठीक है 1,00,000 में दे देंगे। अब जा रहा है एक्स किसके पास? जेड के पास। जेड से 1,00,000 रुपए ले रहा है, जेड को पर्पस पता है लोन का। जेड से 1,00,000 लिया, एक्स को दिया, सॉरी वाई को दिया, उससे घर लिया। अब आपको बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। पहले एक्स और वाई का बताओ, इलीगल है, वॉइड है, वैलिड है, क्या है? इलीगल है, वॉइड है, वैलिड है, क्या है? फटाफट पहले एक्स और वाई के बीच का बताओ, पहले एक्स और वाई के बीच का बताओ फटाफट।
पहले x और y के बीच का बताओ फटाफट। कुछ कह रहे वॉइड है, कुछ कह रहे इलीगल है। सबसे प्यारे बच्चे हैं जो कह रहे वॉइडेबल है। अरे भाई साहब वॉइडेबल है, वॉइडेबल। एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, ऐसा कहता है अ पर्सन कमिटिंग एनी एक्ट और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, जान से मार देंगे। सेक्शन नंबर 506 आईपीसी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी, फॉरबिडन बाय आईपीसी, कोअर्जन है। और कोअर्जन करके जब आप सामने वाले की कंसेंट लेते हो वो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी, सेक्शन नंबर 19। 7 करोड़ रुपए जीत गए आप लोग, ठीक है। अब बताओ x और z के बीच का कैसा है, क्योंकि x डराया धमकाया y को, फिर z से 1 लाख रुपए लिया। z को पर्पस पता है लोन का, z को पर्पस पता है लोन का। फटाफट बताओ z का क्या सीन है, फटाफट बताओ x और z के बीच में क्या है, x और z के बीच में क्या है। वॉइडेबल भी आ रहा है, वॉइड भी आ रहा है, वॉइडेबल भी आ रहा है, वॉइड भी आ रहा है, वैलिड आ रहा है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, शानदार, उम्दा प्रदर्शन। मेरे प्यारे भाई और बहनों गौर फरमाइएगा, z को जब बोल रहे हैं कि पर्पस पता है, z को जब बोल रहे हैं कि पर्पस पता है, पर्पस क्या पता है z को कि भाई ये पैसा क्यों ले रहा है x z से पैसा ले रहा है घर खरीदने के लिए, ये पता है ना। z को ये थोड़ी पता है x ने डराया धमकाया y को, फिर y माना, उसके बाद पैसे ले रहा है। द पर्पस ऑफ द लोन इज टू परचेज हाउस। तो भाई साहब x और z के बीच का जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है और x और y का जो है वो वॉइडेबल है। 2-2 मार्क्स कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और याद रखिएगा बूंद बूंद से खाली भी होगा। चलिए x और y के बीच में ये वॉइडेबल है, क्यों, y की कंसेंट फ्री नहीं है, कोअर्जन से ली गई। लेकिन जो x और z के बीच में है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बोरिंग फॉर द परचेस ऑफ हाउस इज लॉफुल। क्यों, हिला डाला ना, हुआ कि नहीं, बढ़िया। मैं थोड़ा ओवर एक्टिंग करते रहता हूँ तुम लोग को एंटरटेन करने के लिए, ऐसे वहां मत बोलना कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है सर, बकैती मार रहा है सर, ऐसे तुम बोल रहे हो यहाँ पे बैठ के, है ना। चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब मैं तुमको ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन देता हूं, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन। मेरे को पता है इस ब्रह्मास्त्र में कई लोग को डाउट आता है। आइए ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन। बारिश की वजह से नेटवर्क स्लो है, मैं तुरंत बारिश रुकवाता हूं। खुशी जी मैं तुरंत रुकवाता हूं, आप बस 5 मिनट वेट करो, मैं बारिश रुकवाता हूं। भगवान को फोन करना पड़ेगा, कहाँ है मोबाइल मेरा, करवाता हूं, रुको, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अब सुनो एक क्वेश्चन, इस पे काफी लोगों को कंफ्यूजन है। तुम्हारा भाई आया है सब करा के जाएगा, आजकल फेमस डायलॉग चल रहा है ना आजकल, भाई आया है सब करा के जाएगा। तो भाई आया है करा के जाएगा, सुनना बात को, ठीक है। लक्की कह रहा है सर दिल्ली में करवा दो, बिल्कुल। कहाँ रुकवाना है और कहाँ करवाना है तुम लिस्ट बना के दे दो, मैं अभी करवा देता हूँ, ठीक है। कहाँ रुकवाना है, कहाँ करवाना है, ठीक है। धूप भी हो रही, कहीं छांव करवा देते हैं, आप बस बता दो कहाँ धूप करवाना है, कहाँ छांव, कहाँ बारिश, कहाँ बाढ़, सब बता दो, मैं करवा दूंगा। भगवान से सीधा बात होता है अपना। सुनो बात को, सुनो। मिस्टर रमेश है, प्रॉमिस कर रहा है, लाली को बोलता है 50,000 रुपए दूंगा। लाली कौन है, लाली उसकी लाली है, लाली उसकी लाली है, वाइफ है। 50,000 रुपए दूंगा ताकि लाली अपना 30th बर्थडे, लाली अपना 30th बर्थडे अच्छे से स्पेंड कर पाए, अय्याशियां करे, घूमे फिरे अपने दोस्तों के साथ। बराबर है क्या, ठीक है। अब कहता है मिसेस लाली इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मेक अ रिटर्न एग्रीमेंट। लाली अपने हस्बैंड को बोल रही है, जानो अगर तुम मुझसे वाकई में प्यार करते हो तो इस बात को लिख के दो कि तुम मुझे 50,000 रुपए दोगे, ठीक है। इफ यू रियली लव्ड हर, उसको इमोशनल अत्याचार कर रही है, ठीक है। रमन एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाता है, इस एग्रीमेंट को रजिस्टर भी करवाया जाता है। फिर रमेश उसके 30th बर्थडे में अमाउंट नहीं पे कर पाता है, लाली चाहती रमेश के खिलाफ सूट फाइल करके इस 50,000 रुपए को रिकवर करना है। आप बताइए क्या लाली सक्सेसफुल होगी क्या, आप बताइए क्या लाली सक्सेसफुल होगी क्या। मेरे को पता है आप सबके आंसर क्या होने वाले हैं, मैं बट फिर भी तुमको बताऊंगा, क्या लाली सक्सेसफुल होगी क्या, क्या लाली सक्सेसफुल होगी क्या। कुणाल हाँ बोल रहा है, आरजीबी हाँ बोल रहा है, कुछ ना बोल रहे हैं, कुछ लोग ना हैं, कुछ हाँ हैं।
बराबर है क्या? ना हाँ का दौर चले जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है, मेरे को पता है जिनको जिनको ना है उनको पता है, वो मेरे पुराने स्टूडेंट है, वो मेरा हर बार वीडियो देख के जाते हैं। जिनको हाँ लग रहा है वो इंटरप्रिटेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। किसको किसको ऐसा लग रहा है हाँ सर लाली सक्सेसफुल होगी सर? क्यों सक्सेसफुल होगी? क्योंकि सर सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन नंबर 1 बोलता है कि ऐसा एग्रीमेंट जो राइटिंग में है, जो रजिस्टर्ड है, जो कि नियर रिलेशन में है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बना है, वो वैलिड रहेगा। अरे मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने राही, देश के सिपाही, एग्रीमेंट वैलिड रहेगा बोला वो। क्या बोला? एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। 25 को ध्यान से पढ़ो। 25 कहता है अगर ये 4 शर्त पूरी होती है तो एग्रीमेंट वैलिड है बोल रहा है। वो थोड़ी बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो कह रहा है एग्रीमेंट वैलिड है। कैसे? कहता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बनाया, हाँ। नियर रिलेशन में बनाया, हाँ। क्या राइटिंग में किया? हाँ। क्या रजिस्टर्ड किया? हाँ। ये 4 शर्त पूरी होने से मेरे प्यारे एग्रीमेंट वैलिड होगा बोलता है। क्वेश्चन क्या आपको ये पूछा? क्वेश्चन क्या आपको ये पूछा कि एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है? कि क्वेश्चन आपको ये पूछा कि लाली सूट जब फाइल करेगी तो लाली सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी? फटाफट बताएं। क्वेश्चन आपको यह पूछा कि एग्रीमेंट वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, कि क्वेश्चन आपको यह पूछ रहा है कि लाली सूट फाइल करने में सक्सेसफुल होगी कि नहीं? अरे ये तो एग्रीमेंट वैलिड है भाई साहब। इन्फोर्सिबिलिटी कौन लाके देगा? इन्फोर्सिबिलिटी। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और इन्फोर्सिबिलिटी के लिए क्या चाहिए? इन्फोर्सिबिलिटी के लिए चाहिए मेरे प्यारे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब वो लोग बैठे हैं, जानू मेरे को 50,000 रुपए दो, अपने बर्थडे में प्यार करते हो तो लिख के दो। कहीं पे भी आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप दिखा? कहीं पे दिखा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? क्या इनका बंटवारा हो रहा है कि डाइवोर्स हो रहा है कि एलुमनी ले रहे हैं लोग? देयर इज नो इंटेंशन। वो बोलती प्यार करते हो तो लिख के दो, तो प्यार मोहब्बत में लिख के दे रहा है। जैसे मैं कहता रे डार्लिंग तुम्हारे लिए तो चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा, ऐसे बोलते हो ना अपनी बंदी को। लाते हो क्या चांद सितारे तोड़ के? अरे प्यार में, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बोल रहा है भाई। तो भाई साहब नियर लव, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशन हस्बैंड वाइफ भी है, राइटिंग में भी है, रजिस्टर्ड भी है, तो एग्रीमेंट वैलिड है भाई। एग्रीमेंट वैलिड है। क्या सवाल आपको यह पूछा कि एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? सवाल अगर यह पूछता बताओ रमेश और लाली के बीच में एग्रीमेंट वैलिड है क्या, तुम बोलते डंके की चोट में वैलिड है, सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन नंबर 1 चारों कंडीशन पूरी हो रही है, एग्रीमेंट वैलिड है। बट सवाल ये नहीं पूछा एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं, सवाल ये पूछ रहा है लाली सूट फाइल करेगी क्या, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं पूछ रहा है। इंटेंशन तो है नहीं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तो मिसिंग है। बराबर है क्या? अब कुछ बच्चों का और बुद्धि चलता है तेज, कहता है सर अगर इंटेंशन नहीं था तो राइटिंग में क्यों था और रजिस्टर्ड क्यों कराया सर? इंटेंशन था तभी तो आप लोग को केस लॉ पढ़ने की जरूरत है। रोज फ्रैंक एंड कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रोस का केस। रोज फ्रैंक एंड कंपनी, रोज फ्रैंक एंड कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रोस, जिसपे बोला है भाई साहब राइटिंग में था, रजिस्टर्ड भी था, लेकिन इंटेंशन नहीं था, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। बराबर है क्या? एवरीबॉडी एवरीबॉडी चलिए फटाफट, क्या लाली सक्सीड होगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि इंटेंशन नहीं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कहां से कानून से इन्फोर्स कराओगे भाई साहब? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार इंदा प्रदर्शन। ये वाला टाइम पास क्वेश्चन है, एक वार्म अप क्वेश्चन, क्योंकि आपने पहले कर लिया। ठीक है, लाली गोल्ड डिगर है क्या? मैं लाली से पूछ के बताता हूं। ठीक है, चलिए बात को ध्यान से समझिएगा। राधा इनवाइट कर रही है अपने 10 दोस्तों को, आइए मेरा 25वां बर्थडे मनाइए 1 जनवरी 2023 को 7:30 बजे हाई फाई रेस्टोरेंट में, टोंक रोड जयपुर। सारे लोगों ने हाँ बोला, बराबर है क्या? सारे लोगों ने हाँ बोला कि हम आएंगे, सबने बोला आएंगे। ठीक है, होटल मैनेजर की रिक्वेस्ट पे राधा ने 5,000 रुपए नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट करा दी। स्केड्यूल डेट के अंदर 10 में से 3 लोग नहीं आए। अब लाली बोलती उन 3 को मैं सूट फाइल करूंगी। लाली मतलब राधा।
राधा सूट फाइल कर सकती है? नहीं कर सकती ना भाई। क्यों नहीं कर सकती? बर्थडे पार्टी है। लेकिन इस पे ही एक वेरिएशन आता है। वेरिएशन ये कहता है कि मान लीजिए ये राधा की बर्थडे पार्टी नहीं रहती, राधा 1 जनवरी को सबको बोलती है भाई तुम सुनो, तुम सारे के सारे आओगे, कंट्रीब्यूट करके पार्टी करें। पर बंदे के शेयर में 2000 ऐसे कुछ 1000 1,500 रुपए का शेयर आएगा, तुम बोलो तो मैं बुकिंग करा देती हूँ, हाँ बाद में मत बोलना, तुमसे ही लूंगी पैसे, नहीं तो इन सबसे पूछ के कॉन्ट्रीब्यूटरी न्यू ईयर पार्टी करवा दिए और 10 में से अब 3 नहीं आए। तो भाई साहब ये कोई सोशल एग्रीमेंट नहीं था, सब कंट्रीब्यूट करके पार्टी कर रहे थे। तुमको पैसे देने पड़ेंगे, लाली को अपने जेब से 5,000 रुपए देने पड़े। जहां परिस्थितियां बदली वहां पे इंटेंशन बदल जाएंगे। बर्थडे पार्टी थी, इंटेंशन सामाजिक था। जहां पे कंट्रीब्यूट करके पार्टी कर रहे हो वहां पे सामाजिक नहीं है, वहां पे हो गया भाई साहब कमर्शियल, व्यापारिक। सब अपना अपना हिस्से का पैसा कंट्रीब्यूट करके पार्टी कर रहे हो और तुम हाँ बोल के नहीं आए तो लाली का तो 5,000 रुपए लग गया, तुम ही को देना पड़ेगा। एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पे मैं आपका यूनिट नंबर 1 को समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप मुझे पूछेंगे तो सर यूनिट नंबर 1 में कहां कहां से सवाल आ सकते हैं, आइए मैं आपको थोड़े सवाल बताता हूं कहां कहां से आ सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट। अगर आप मुझसे पूछेंगे कहां कहां से सवाल आ सकते हो, वहां वहां से मैं आपको बताता हूं। ये जो आप देख रहे हैं मेरी न्यू वाली बुक है, जो अभी हमारा लाइव बैच चल रहा है उसमें हम यूज करते हैं। फटाफट मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। मतलब ऐसा नहीं हो ना, बाप रे कल आ गए आप लोग बोले हाँ सर आपने तो बोला था, आपने बोला था यहाँ से पढ़ लेना, नहीं आया तो क्या। मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा है भाई, मेरे अनुभव के हिसाब से इतना स्कोप है, यहाँ से पढ़ लेना, ये सवाल आएंगे, बराबर है। सबसे पहला अगर आप मुझे बोलोगे कहां से सवाल आएगा, तो सबसे पहले तो भाई साहब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से सवाल आएगा, यानी कि इन्फोर्सिबिलिटी से, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से। उसके बाद आपको जो सवाल मिलेगा भाई साहब यहां से मिलेगा, अगर मिलेगा तो ये इल्लीगल एग्रीमेंट और कोलेट्रल, इसको साथ में पढ़ना, ठीक है सर। ऑफर और उसके रूल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेप्टेंस और उसके लीगल रूल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन। अब सुनना, ये जो सारे सवाल है, मतलब वो होता है ना कि टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वाला, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा आ सकता है, पैसेंजर ने टिकट बुक कराई थी, टिकट के पीछे लिखा था यात्री अपने सामान के लिए स्वयं ही जिम्मेवार हैं, उस पे लिखा था सी बैक फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन। तो बताइए यात्री लायबल रहेगा कि अगर उसका सामान गुम जाएगा एंड सो ऑन। ये तो सेक्शन नंबर 4 को तो गलती से मत छोड़ना, सेक्शन 4, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, इन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, 4 और 5 को बिल्कुल करके जाना, ठीक है। चलिए जीवन में आगे बढ़ते फटाफट। ये हमारे पास इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स में क्या क्या चीजें मैं आपको मार्क करा रहा हूं, बात को ध्यान से समझना, क्या क्या चीजें जरूरी है, सुनना बात को ध्यान से। सबसे पहला बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, यहां पे 4 5 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट, 5 इंपॉर्टेंट, 8 इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 2 पे जाएंगे तो सबका सब डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट्स इट। तो 2 4 5 8 इंटेंशन, बराबर है क्या? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप 4 5 8, ठीक है। बाकी तो ये सारे के सारे डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में आपको इलीगल और वॉइड वाला ध्यान रखना है, उनके कोलेट्रल वाले ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जीवन में आगे बढ़ता हूं दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ता हूं, मैं आपको तुरंत लेके चलता हूं एक मेरे फेवरेट क्वेश्चन में, पेज नंबर 14 में है वो। पेज नंबर 14 में ये मेरे पास 7 करोड़ का पहला सवाल। क्या आप लोगों ने, हाँ प्रियंक राणा जी, इनविटेशन टू ऑफर में कैसे भूल सकता हूं, इनविटेशन टू ऑफर में कैसे भूल सकता हूं, इनविटेशन टू ऑफर भी याद से करके जाना बाबा, वो कैसे भूल सकता हूं। अच्छा बाय द वे मैं बताना चाहता हूं, इनविटेशन टू ऑफर का मैं सुपर 80 में सवाल जवाब डाला हुआ हूं, बट अपने पास उसके कोई सवाल जवाब नहीं, मतलब यहां पे अपन डिस्कस नहीं कर रहे, बाकी सुपर 80 के अंदर है, ठीक है। चलिए बात को ध्यान से समझना, बात क्या कहता है भाई, देखो डनलप एंड कंपनी, तुमने वो वाला टॉपिक पढ़ा है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है क्या तुमने, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है क्या, फटाफट बताना मुझे। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है आपने, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना। आइए क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, यही बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, यही बोलता है ना, ठीक बिल्कुल, इसी को ध्यान पे रखते हुए एक आंसर करेंगे।
डनलप है, डनलप बराबर है क्या? डनलप टायर है, डनलप टायर, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम हो जाए बाबा, डनलप टायर। हाँ, डनलप टायर जो है टायर कंपनी है, वो कुछ से सर्टन टायर बेच रहा है, किसको? डी को। डी कौन है? एक होलसेलर है। एंड सिक्योर्ड एन एग्रीमेंट फ्रॉम डी। सो डनलप एंड कंपनी, एक टायर कंपनी डी को टायर बेच रही है और डी को बोल रही है, डी मेरी बात सुन, डनलप बोल रहा है मैं जिस प्राइस में बेलूंगा उसी प्राइस में तेरे को आगे बेचना है, मेरे प्राइस के नीचे बेचा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो लिखता है नॉट टू सेल टायर्स टू द अदर ट्रेडर बिलो डनलप लिस्ट प्राइस। फर्दर कंडीशन लगाता है, और कंडीशन लगाता है, बोलता है सुन, कोई भी रिटेलर टू हुम डी रीसप्लाइड, अब डी भी जिसको बेचेगा, डी और किसी को बेचेगा तो वो डी जिसको बेचेगा ना, वो भी जिसको डी बेचेगा वो भी डनलप के प्राइस के नीचे नहीं बेचेगा। ठीक है सर। डी सोल्ड द टायर टू सेल्फ्रिज एंड कंपनी, डनलप ने डी को बेचा, डी ने सेल्फ्रिज एंड कंपनी को बेचा। जो एग्री तो किया कि हाँ भाई साहब डनलप का जो प्राइस है ना उसके नीचे नहीं बेचेंगे, बट सेल्फ्रिज एंड कंपनी जो है वो टायर को बेचता है डनलप के प्राइस लिस्ट के नीचे। क्यों मना किया था, क्यों बेचा? अब डनलप बोलता है सेल्फ्रिज एंड कंपनी हम तुमको भी सूट फाइल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डी को बोला था कि तुम हमारे प्राइस के नीचे नहीं बेचोगे। हमने डी पे एक और कंडीशन लगाई थी कि डी जिसको बेचेगा वो भी हमारे प्राइस के नीचे नहीं बेचेगा, और तुम एग्री भी किए थे और तुम बेचे हो, तो अब हम तुम्हारे ऊपर सूट फाइल कर रहे हैं क्योंकि तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। बताइए डनलप कंपनी सक्सीड होगी क्या? डनलप कंपनी सक्सीड होगी क्या सेल्फ्रिज एंड कंपनी के ऊपर सूट फाइल करने के लिए? डनलप एंड कंपनी सक्सेसफुल होगी क्या सेल्फ्रिज एंड कंपनी में सूट फाइल करने के लिए? होगी कि नहीं? यस और नो पे जवाब दीजिएगा। होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? कुछ हाँ कह रहे हैं, कुछ ना कह रहे हैं, कुछ हाँ कह रहे हैं, कुछ ना कह रहे हैं, कुछ हाँ कह रहे हैं, कुछ ना कह रहे हैं। मैं तुम्हारा भाई तुमको जवाब देगा। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। मुझे बताओ टोटल 3 पार्टी है यहां पे, एक डनलप है, एक डी है, एक सेल्फ्रिज एंड कंपनी है। भाई साहब क्या तुम इस बात को मानते हो डनलप और डी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ये दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मानते हो? डनलप के बीच में हुआ है, डी के बीच में हुआ है। हाँ, क्या भाई साहब डनलप और ये तीसरी पार्टी है, बीच वाली उंगली बंद हो जा, बीच वाली उंगली का मतलब अलग भी निकलता है। ये पहला, ये डनलप है, और ये तीसरी उंगली सेल्फ्रिज है। क्या इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? डनलप और सेल्फ्रिज के बीच में? डनलप और सेल्फ्रिज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? डनलप और सेल्फ्रिज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? डनलप और सेल्फ्रिज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? डनलप और सेल्फ्रिज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो भाई साहब डनलप और सेल्फ्रिज के बीच में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो डनलप सेल्फ्रिज को कैसे बोल सकता है? सेल्फ्रिज बोलेगा तू है कौन बे, तो डनलप बोलेगा मैंने डी को मना किया था मेरे प्राइस के नीचे नहीं बेचना, और डी जिसको बोलेगा, डी जिसको बेचेगा उसको भी मना किया था प्राइस में मत बेचना, तू बेचा है। तो सेल्फ्रिज बोलेगा मेरे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या तेरा? मेरे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? नहीं ना, तू मेरे लिए स्ट्रेंजर है भाई साहब, मैं तेरे को जानता नहीं हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर डी 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 जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डनलप का, जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डनलप का, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डी का, अब डी डनलप के प्राइस के नीचे बेच रहा है, क्या डनलप डी को सूट फाइल कर सकता है? क्या डनलप डी को सूट फाइल कर सकता है अगर डी उसके प्राइस के नीचे बेच रहा है? तो क्या डनलप डी को सूट फाइल कर सकता है अगर डी उसके प्राइस के नीचे बेच रहा है? द आंसर इज यस, क्योंकि डनलप और डी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बट डनलप और सेल्फ्रिज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। तो डनलप भाई साहब आप सेल्फ्रिज के लिए स्ट्रेंजर हो, यू कांट स्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको क्लियर हो गया क्या? तो देखो लिखता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। कौन पार्टी नहीं है? सेल्फ्रिज। या मैं और कह सकता हूं, और मेरी एक बात को समझना थोड़ा सा, उसको इस प्रकार से समझो, सुनो सर, दो कॉन्ट्रैक्ट है सर, दो कॉन्ट्रैक्ट है सर। पहला है सर डनलप के बीच में एंड डी के बीच में, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है सर डी के बीच में और सेल्फ्रिज के बीच में, बराबर है क्या?
अब मुझे बताओ, ये दो कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे स्ट्रेंजर कौन है? डी और सेल्फ्रिज के बीच में स्ट्रेंजर कौन है? डनलप है। बराबर है क्या? मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, सेल्फ्रिज को कौन सूट फाइल कर सकता है? क्योंकि सेल्फ्रिज बिलो प्राइस बेच रहा है, डनलप के प्राइस लिस्ट के नीचे बेच रहा है, सेल्फ्रिज को कौन केस कर सकता है? मेरा आपसे सवाल है, सेल्फ्रिज को कौन सूट फाइल कर सकता है? मेरा आपसे सवाल है। सीधी सी बात है, डी कर सकता है सर, सीधी सी बात है, डी कर सकता है भाई। लेकिन भाई साहब डनलप नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है? स्ट्रेंजर है। बहुत बढ़िया, शानदार सर। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे एग्रीमेंट सेल्फ्रिज एंड कंपनी जो हुआ है, एग्रीमेंट ऑफ सेल्फ्रिज फॉर नॉट सेलिंग द टायर्स बिलो द डनलप प्राइस लिप इज विद डी। ये डी के साथ हुआ है, नॉट विद डनलप एंड कंपनी। बराबर है क्या? ठीक है। Therefore, Dunlop and Company's action to recover damages from Selfridge and Company will fail, as Dunlop and Company was a stranger to contract between D and Selfridge। मजा आया क्या? बोलो मजा आया तो लाइक ठोकने का है। बराबर है क्या? आइए पेज नंबर 14 में चलते फटाफट। पेज नंबर 14 में ये एक सवाल है, ध्यान से समझना, ठीक है? बात को ध्यान से समझना। लिखता है, ए वॉज अपॉइंटेड बाय हिज फादर। फादर ने ए को अपॉइंट किया सक्सेसर। सक्सेसर मतलब मेरे मरने के बाद पूरी जमीन जायदाद ए की हो जाएगी, ठीक है? ए वॉज पुट इन पोजेशन ऑफ द एंटायर स्टेट ऑफ हिज फादर। ए को पूरा का पूरा संपत्ति दे दिया अपने फादर का, ठीक है? इट वॉज एग्रीड बिटवीन ए और उसके फादर के बीच में एग्री हुआ कि जो ए है वो कुछ पैसे और कुछ विलेज में कुछ जमीन है वो इललेजिटिमेट सन को दे देगा। बाप रे बाप रे, इललेजिटिमेट सन ऑफ एज फादर, यानी कि फादर की दो औलादे हैं, एक ए है जो जायज औलाद है और एक बी है जो नाजायज औलाद है। इसको बोलते हैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बराबर। अभिलेख कौशिक कह रहा है सर सीआईवे इंटर के लिए मैराथन कब होगा? अरे भाई साहब, हर बार मैराथन होगा क्या? अटेम्प्ट वाइज। ऑलरेडी दिसंबर के लिए डला हुआ है, नया मैराथन लूंगा तो वही पढ़ाने वाला हूं, वो जाके देखना मेरे लाल, हर अटेम्प्ट में अलग अलग आएगा क्या? ठीक है, चाहिए बात को ध्यान से सुनिएगा। सत्य कह रहा है मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। चलिए बात को ध्यान से समझिएगा, क्या बोलता है ये। अब कहता है भाई साहब देखो, ए को अपॉइंट किया गया फादर के द्वारा। फादर ने बोला ए भाई तू कुछ पैसे और कुछ जमीन अपने ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर को दे देना जब वो मेजर होगा। यानी कि सर जो नाजायज औलाद है वो अभी मेजर नहीं हुआ है सर, जो अभी नाजायज औलाद है वो अभी मेजर नहीं हुआ है सर, वो मेजर होगा तब देना बोल रहा है। ए रिफ्यूज कर रहा है। जैसे बी की मेजोरिटी आ रही है ना, मेजोरिटी आ रही है कि बी की मेजोरिटी आ रही है, ए रिफ्यूज कर रहा है, नहीं दूंगा। सवाल आता है कि जैसे ही बी मेजर होगा क्या वो ए से लड़ झगड़ के कुछ पैसे और जमीन ले सकता है क्या? बताइए, सवाल ये है। बिल्कुल, एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ट्रस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट भाई, ट्रस्ट। यहां पे फादर सेटलर है, ट्रस्टर है, ए ट्रस्टी है, बी उसका भाई बेनिफिशियरी है। तो जैसे ही मेजोरिटी अटेंड कर रहा है और उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो भाई साहब वो सूट फाइल कर सकता है। ट्रस्ट वाला एग्जांपल है ये, देखिए। ट्रस्ट वाज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ बी फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट एंड विलेज, देयरफॉर ही वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर इट फ्रॉम ए। बराबर है क्या? बहुत बढ़िया सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। आइए अपना फेवरेट क्वेश्चन कराता हूं, पेज नंबर 17 में चलते हैं। पेज नंबर 17 में मैं आपको लेके चलता हूं शांतनु के पास। शांतनु के बाद मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, बात को ध्यान से समझना। शांतनु है, ये देखो बाजू में लिखा है एसीटी का रेगुलर टेस्ट में मैं करवाता हूं इसको, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है? बात को ध्यान से समझना। शांतनु है, वो ब्लू बेल मिडिल स्कूल को प्रॉमिस करता है कि मैं एक्सपेंस करूंगा टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ सर्टेन एडिशन एंड इंप्रूवमेंट्स इन द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल की बिल्डिंग को आप बढ़िया मरम्म पट्टी करवाइए, मैं पैसे दूंगा। डिजाइन प्रिपेयर हुए इन द लाइफ टाइम ऑफ शांतनु, उसको दिखाए गए, शांतनु ने उसको अप्रूव किया। ब्लू बेल मिडिल स्कूल ने इंप्रूवमेंट स्टार्ट कर दिया स्कूल बिल्डिंग में ऑन द फेथ ऑफ मिस्टर शांतनु। शांतनु के फेथ में, शांतनु की प्रॉमिस में उनने काम शुरू कर दिया। काम अभी अधर पे लटका हुआ था, शांतनु मर गया। शांतनु मर गया।
ब्लू बेल स्कूल मैनेजमेंट क्लेम करता है कि भैया जो आपने प्रॉमिस अमाउंट किया था उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, शांतनु से नहीं मांग रहा है भाई। शांतनु तो चले गया, शांतनु से मांगना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। उदय कह रहा है आरटीपी पे सेम क्वेश्चन है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आरटीपी पे आ जाए। मैं बता रहा हूं आरटीपी पे कौन सा क्वेश्चन है, मैं तुझे दिखाता हूं अभी। ये मेरा बनाया हुआ है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला किधर है, बराबर है क्या, किधर है लीगल रिप्रेजेंटेटिव? शांतनु से नहीं मांग रहा है, शांतनु के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मांग रहा है। ये मिल जाएगा ये क्वेश्चन तो भाई साहब फिर मान जाऊंगा मैं। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कि भाई साहब कोई कंसीडरेशन नहीं है, शांतनु अगर प्रॉमिस कर रहा है शांतनु को क्या मिलता, तो हम तो पैसे नहीं देंगे। एडवाइस करिए ब्लू बेल स्कूल मैनेजमेंट वेदर देयर सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉमिस्ड अमाउंट फ्रॉम लीगल रिप्रेजेंटेटिव शांतनु इज मेंटेनेबल। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सूट फाइल कर सकते हैं क्या 1872 के हिसाब से, बताइए। यहां पे सवाल ये नहीं है, यहां पे सवाल ये नहीं है कि वो शांतनु से ले सकते हैं कि नहीं। शांतनु तो मर गया है, शांतनु तो मर गया है, शांतनु तो मर गया है भाई साहब। शांतनु के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मांगा जा रहा है, बराबर है। उदय बोल रहा है सर सच्ची है, मैं बता, मैं आरटीपी खोल के दिखाएगा तेरे को मेरे को बता फलाने आरटीपी पे है, पेज नंबर ये, मैं आरटीपी खोल के दिखाएगा तेरे को एवरीबॉडी अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कौन से सेक्शन लगेंगे आप मुझे बताइए। एक जने आ रहा है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, मेरे को व्हाट्सएप में मत भेज, मेरे को यहां पे बता कौन सा, मैं तेरे को खोल के दिखाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन बताइए कौन कौन सा लगेगा, सेक्शन बताइए। एक तो अब तो चैरिटी बता दिया, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद वाला आपका लगेगा। ठीक है, कि इफ ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस, अगर ट्रस्टी कोई लायबिलिटी उठाता है, प्रॉमिसी कोई लायबिलिटी उठाता है तो वो इन्फोर्सेबल होगा। एक जने 25/7 बोल रहा है, एक जने 127 बोल रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको आप कैसे लिखोगे, बराबर है क्या। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक तो आप केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद लिखोगे, दूसरा यहां पे यूनिट नंबर 4 का सेक्शन नंबर 37 लगेगा। ऑब्लिगेशन कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ द प्रोमिसर अनलेस देयर इज कॉन्ट्रारी एग्रीमेंट। ऑब्लिगेशन कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ द प्रोमिसर, दो चीज लगेगा, एक चैरिटी और एक सेक्शन 37। बात को ध्यान से समझना। ये देखिए, इफ अ पर्सन प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी एंड उसके फेथ में प्रॉमिसी अगर कोई लाइबिलिटी ले लेता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। फिर सेक्शन 37, promises bind the representative of the promiser in case of death of such promiser before performance। जो आपने प्रॉमिस किया था रिप्रेजेंटेटिव को भी बाइंड करेगा अगर प्रॉमिसर मर जाता है, अनलेस कॉन्ट्रारी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है क्या लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से। जैसे कि मान लो शांतनु ने बोला था हाँ भाई साहब मैं 1.5 लाख रुपए दे दूंगा, मरम पट्टी करवा लो, खर्चा आ गया 2 लाख रुपए का। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल रहे भाई साहब आप लोग को 2 लाख देना पड़ेगा, शांतनु जाते जाते बोला था। अब मुझे एक बात बताओ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव 2 लाख रुपए देंगे 1.5 लाख रुपए देंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव 2 लाख रुपए देंगे कि 1 लाख देंगे? ठीक है, सत्या कह रहा है सर जी ये सभी क्वेश्चन तो कभी नहीं देखा है मैंने। भाई साहब यही तो कह रहा हूं, अपने पास नए क्वेश्चन है पूरे के पूरे। 1.5 लाख रुपए, हमेशा याद रखना जितना चैरिटी के लिए आपने प्रॉमिस किया उससे ज्यादा अमाउंट आपसे नहीं मांगा जा सकता। 1.5 लाख रुपए आपसे मांगा जा सकता है। बहुत बढ़िया, जीवन में आगे बढ़ते हैं। आइए आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं, सुनना बात को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनीता और सोनाली है, बराबर है क्या? अनीता और सोनाली हैं दोस्त है दोनों। ठीक है, अनीता और सोनाली हैं दोस्त हैं। सोनाली अनीता को ट्रीट करती है, ख्याल रखती है। अनीता की तबीयत खराब होती है तो सोनाली उसका ख्याल रखती है। बराबर है क्या सर? मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है बहुत, अब तो बहुत बढ़िया। सुनना, सोनाली डज नॉट एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम अनीता फॉर treatment and Anita promises Sonali's daughter Tanya to pay her 75,000। 3 पार्टी आ गई यहां तक। कितनी पार्टी आ गई? 3 पार्टी। पहला, अनीता और सोनाली दोस्त हैं, सोनाली अनीता का ख्याल रखती है। अब सोनाली अनीता का ख्याल रखती है, अनीता पेमेंट करती कि तूने मेरा ख्याल रखा, बहुत अच्छे से प्यार परोस के रखा। अब अनीता पैसे दे रही है, सोनाली बोलती मैं पैसे नहीं लूंगी।
अब सवाल आता है, अनीता बोलती है सोनाली अगर तू पैसे नहीं लेगी मैं तेरी डॉटर को प्रॉमिस कर रही हूं, सोनाली को, सॉरी तानिया को। अनीता कहती है सोनाली तू अगर पैसे नहीं देगी तो सोनाली तेरी डॉटर तानिया को मैं 75,000 रुपए दूंगी। अब अनीता क्योंकि बहुत गरीबी की हालत में है तो पैसे पे नहीं कर पाई तानिया को 75,000 रुपए का, बराबर है क्या। तानिया स्यू कर रही है अनीता को कि दो भाई 75,000 रुपए तुमने बोला था। तो सवाल यह आता है कि क्या तानिया रिकवर कर सकती है, क्या तानिया रिकवर कर सकती है क्या। सवाल यह आता है कि क्या तानिया रिकवर कर सकती है क्या, फटाफट बताएंगे। क्या तानिया रिकवर कर सकती है क्या तानिया रिकवर कर सकती है क्या, कर सकती है। नागुनी राजकुमार बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है ना, कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है ना। एक जने तो चिनैया वर्सेस रमैया लगा दिया, बेहतरीन, सूखे नशे शरबत पी के अपन क्वेश्चन बना रहे हैं, चिनैया वर्सेस रमैया लगा दिया एक जने तो, बहुत बढ़िया। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, पहले आपको यहां पे सेक्शन नंबर 25 समझना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन नंबर 2, बराबर है क्या। सेक्शन 25 सब सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 बोलता है पहली बात तो जब आप किसी को वॉलंटरी कोई सर्विस देते हो उसको कंसिडरेशन नहीं बोलते हैं, बराबर है। मुझे बताइएगा सोनाली ने जो अनीता को उसकी तबीयत खराब रहने पर उसका ख्याल रखा, क्या ये कंसीडरेशन था, क्या ये वॉलंटरी सर्विस थी। दोनों में से एक जवाब दीजिएगा, क्या ये कंसीडरेशन था कि ये वॉलंटरी सर्विस थी, क्या ये कंसीडरेशन था कि ये वॉलंटरी सर्विस थी। ये वॉलंटरी सर्विस थी। क्यों, अनीता ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया कि अनीता रिक्वेस्ट कर रही है सोनाली मेरा ख्याल रख, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अनीता और सोनाली क्योंकि दोस्त हैं तो सोनाली अपनी इंसानियत के नाते, दोस्ती के नाते अनीता का ख्याल रखिए। वॉलंटरी सर्विस तो कंसिडरेशन तो है नहीं। अब सीधी सी बात है, अगर कंसिडरेशन है नहीं तो कोई एग्रीमेंट तो बनता नहीं है। ना तो सोनाली 1 रुपए मांगने का हक रखती है, किससे, अनीता से। अब सवाल आता है, सेक्शन 25(2) बोलता है कि भले वॉलंटरी सर्विस आई थी, भले वॉलंटरी सर्विस आई थी, अनीता तूने रिक्वेस्ट नहीं किया था, बट अगर तू सोनाली को प्रॉमिस करती है कि सोनाली भले तूने इंसानियत के नाते, दोस्ती के नाते मेरा ख्याल रखा है, मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी, ये वॉलंटरी सर्विस है, बट मैं तेरे को वादा करती हूं कि मैं तेरे को कुछ पैसे दूंगी, ऐसे नहीं चलेगा, मैं फोकट की सेवा नहीं लूंगी करके प्रॉमिस कर दिया। सो नाउ दिस प्रॉमिस फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस इज इनफोर्सेबल, अगर आपने इंटेंशन दिखाया है तो। बट पॉइंट इज ये प्रॉमिस उस पर्सन को होना चाहिए जिसने वॉलंटरी आपके लिए कुछ किया है। तो भाई सोनाली को प्रॉमिस होना चाहिए, अनीता ने प्रॉमिस कर दिया तानिया को, क्या तानिया ने कुछ किया है वॉलंटरी, क्या तानिया ने वॉलंटरी कुछ किया है एवरीबॉडी, क्या तानिया ने वॉलंटरी कुछ किया है क्या अनीता के लिए, नहीं। तो तानिया को जो प्रॉमिस किया है तानिया उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती, यही अगर सोनाली को किया होता तो सोनाली इन्फोर्स कर सकती थी एवरीबॉडी। तो देखो, इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर, अगर ये प्रॉमिस ऐसा होता कि आप वॉलंटरी कुछ करना चाहते हो प्रॉमिसर के लिए, प्रॉमिसर यहां पे कौन है, यहां पे प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट अ पर्सन, वॉलंटरी डन समथिंग, किसने वॉलंटरी डन समथिंग किया, सोनाली ने। प्रॉमिसर कौन है, अनीता, यहां तुम तानिया को कर रहे हो भाई साहब, तो इसलिए एक्सेप्शन में नहीं आएगा। As Sonali's daughter Tanya, to whom the promise was made, did nothing for Anita, so Anita's promise is not enforceable even under exception, बराबर है क्या। चलिए, नीतीश यादव आ रहे, सर सीए में इंटरमीडिएट का रिवीजन कब लाएंगे। अभी एक बच्चा और आया था तेरे जैसे, मेरे को एक बात बता भाई, रिवीजन हर अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट होता है क्या। दिसंबर में जो चीज पढ़ा है वही जून में पढ़ा दो, फिर जो जून में पढ़ा है वो दिसंबर में पढ़ा दो भाई। दिसंबर 24 में पूरा मैराथन है, कमर्शियल लॉ भी है, कॉर्पोरेट लॉ भी है, इंडस्ट्रियल लॉ भी है, एथिक्स भी है, जा मेहनत कर, देख बेटा। चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट, यहां तक की चीजें हो गई। अब मैं आपको एक सवाल करवाना चाहता हूं जो सितंबर 24 वाले क्वेश्चन में है, ये तो आप मजाक मजाक में बना लेंगे। ये देखिए, मिस्टर ए है, मिस्टर ए है वो ऑर्फनेज चला रहे हैं,
बराबर है, ठीक है। उसका फ्रेंड है मिस्टर एस, एक फिलंथ्रोपिस्ट है, कहता है 2 लाख रुपए दे दूंगा एक ट्रीटमेंट के चाइल्ड में जो कैंसर से सफर कर रहा है। इमरजेंसी आई, मिस्टर ए ने 1.5 लाख रुपए उसकी ट्रीटमेंट में लगा दिया। एस बाद में बोलता है भाई मैं 1.5 लाख रुपए नहीं दूंगा, मेरे को क्या मिल रहा है, मैं 1.5 लाख रुपए का वादा करके तेरे को दे दूं, मेरे को क्या मिल रहा है, बताइए बताइए। मिस्टर ए 1.5 लाख रुपए एस से ले सकता है क्या, बताइए। सर ऐसे क्वेश्चन तो आईसीएआई भी नहीं सोच पाएगा, इतना डीप है। नहीं बेटा, आईसीएआई इतने डीप तो क्वेश्चन सोच ही लेता है बेटा, उतने ही लेवल के हैं, बराबर है क्या। एवरीबडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे बताइए 1.5 लाख क्लेम करेगा कि 2 लाख क्लेम करेगा, 1.5 लाख क्लेम करेगा कि 2 लाख करेगा। यहां पे लिखा है मिस्टर ए कैन क्लेम 1.5 लाख फ्रॉम मिस्टर एस, आपको बताना है कितना क्लेम करेगा, 1.5 लाख की 2 लाख, 1.5 लाख की 2 लाख, 1.5 लाख की 2 लाख। भाई साहब जितना खर्चा हुआ है ना उतना ही क्लेम करोगे। मान लो 2.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता कैंसर में, मान लो 2.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता कैंसर ट्रीटमेंट में, यहां पे तो 1.5 लाख हुआ है, 2.5 लाख का खर्चा हो जाता और एस ने सिर्फ 2 लाख का प्रॉमिस किया है। 2.5 लाख का खर्चा हो जाता और एस ने सिर्फ 2 लाख का प्रॉमिस किया है। 2.5 लाख का खर्चा हो जाता और एस ने सिर्फ 2 लाख का प्रॉमिस किया, तो भाई साहब 2 लाख, भाई साहब 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, एवरीबॉडी, बराबर है क्या। तो भैया जितना आपने प्रॉमिस्ड अमाउंट किया उससे ज्यादा नहीं, लेकिन जितना खर्चा हुआ उससे भी ज्यादा नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जितना प्रॉमिस्ड अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं, लेकिन अगर एक्चुअल खर्चा प्रॉमिस्ड अमाउंट से कम है तो उससे ज्यादा नहीं। आई रिपीट सर, प्रॉमिस्ड अमाउंट से ज्यादा नहीं, लेकिन एक्चुअल खर्चा जितना है उससे भी ज्यादा नहीं। प्रॉमिस्ड अमाउंट इज द अल्टीमेट लिमिट। खर्चा जितना हुआ वो भी एक लिमिट, प्रॉमिस्ड अमाउंट से ज्यादा नहीं, एक्चुअल जितना खर्चा हुआ उससे भी ज्यादा नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलिए फटाफट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये भी हो गया। आपको मैं लेके चलता हूं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 के लिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूं जनवरी 25 के सजेस्टेड आंसर में। जनवरी 25 के सजेस्टेड आंसर में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, पेज नंबर 1। आइए फटाफट बात को ध्यान से समझना। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और जस्टिफाई करे अपने आंसर। मिसेस प्रिया है, और अगर तुमको ये सारे सवाल किसी और प्लेटफॉर्म में मिल रहे होंगे तो समझदार को इशारा काफी है। मिसेस प्रिया, पेज अ सम ऑफ रुपीज कितना, 10,000, ठीक है। के चैनल कह रहा है सर मुझे सिर्फ लॉ की क्लास चाहिए, कैसे परचेस कर सकते हैं। 6262621438 में संपर्क करिए और पूरी सुविधा प्राप्त करिए, ठीक है। चलिए मिसेस प्रिया है, सम 10,000 रुपए पे कर रही है एक मैरिज ब्यूरो को टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स। दुल्हे दिखाइए, बोले दुल्हे, बताइए वैलिड है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, फटाफट बताइए वैलिड है कि नहीं है। एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वैलिड है कि नहीं है। मिसेस प्रिया 10,000 रुपए पे कर रही है मैरिज ब्यूरो वाले को कि भाई साहब इंफॉर्मेशन दीजिए अबाउट प्रोस्पेक्टिव ग्रूम, बताइए वैलिड है। नहीं तो ये शादी.com वाले एप्लीकेशन बंद नहीं हो जाते, बढ़िया उस पर पे करो, अच्छे अच्छे लड़के देखो, अच्छे अच्छे लड़की देखो। आजकल वहां पे लोग वहां पे चले गए हैं, लोग पटाने शटाने के लिए। इंस्टाग्राम से काम बन नहीं रहे, सब फर्जी आईडी बना लिए, शादी.com में सब्सक्रिप्शन देखो, वहां पटा रहे। क्यों? उनको पता है यहाँ पे सब शादी करने के लिए बैठे हुए, तो उनका इमोशन ऐसे रहता है, वहां पटाते रहते हैं, बराबर है क्या। तो भाई चलेगा, कौन से सेक्शन के हिसाब से चलेगा मुझे बताओगे क्या? भाई कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट तो है नहीं। सेक्शन नंबर 10 बोलता है भाई साहब लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन है अगर पर्पस आपका तो चलेगा काम, बराबर है क्या। भरत एग्री कर रहा है जॉन के साथ, व्हाइट बुल बेचेगा, दोनों को नहीं पता व्हाइट बुल मर चुका है। सेक्शन 20 के हिसाब से बायलैटरल मिस्टेक है ये, एग्रीमेंट वॉइड सेक्शन 20 के हिसाब से। ऋषभ अपनी गुडविल बेच रहा है ओमकार को 10 लाख रुपए में और प्रॉमिस कर रहा है कि सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा लोकल लिमिट में, लोकल लिमिट में, एज लॉन्ग एज ओमकार कैरीज ऑन बिजनेस, लोकल लिमिट में है, लोकल लिमिट में। अब इसमें ना मिसिंग है, ये कंटेंट मिसिंग है। क्या कंटेंट मिसिंग है? अरे भाई साहब आपने बोल दिया लोकल लिमिट में नहीं करेगा, जब तक ओमकार उस बिजनेस को कर रहा है, तो क्या वो लोकल एरिया ओमकार के बाप का है? वो लोकल एरिया ओमकार के बाप का है क्या? कब तक नहीं करेगा ये तो बताओ, कब तक नहीं करेगा, बराबर है क्या? कब तक नहीं करना है? तो कंटेंट मिसिंग है। अब आंसर बोलता है ये वैलिड है। क्यों वैलिड है बोलता है? क्योंकि इंस्टीट्यूट कहता है
कि भाई साहब लोकल लिमिट में बोला है। अरे लोकल लिमिट में रीजनेबल टाइम होना चाहिए, रीजनेबल लोकल लिमिट होना चाहिए, टाइम तो तुमने बताया नहीं। अब हम तो यही अज्यूम करेंगे क्योंकि यहां पे लिखा है जब तक ओमकार बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, तो ओमकार आज से 50 साल तक उस बिजनेस को 10 साल तक कंटिन्यू करेगा, तब तक ऋषभ हाथ में हाथ धर के बैठे रहेगा, हाँ बोले लोकल एरिया इसके डैडी का है। अब इंस्टीट्यूट ने तो वैलिड इसलिए बोल दिया, कहता लोकल लिमिट है। अरे भाई हम आंसर जब लिखेंगे हम यही लिखेंगे, सेक्शन 27 का रेफरेंस देंगे कि एनी एग्रीमेंट इन विच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेंट टू एक्सरसाइज अ लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस, सच एग्रीमेंट इज टू दैट एक्सटेंड वॉइड। लेकिन उसका एक्सेप्शन सेल ऑफ गुडविल, जहां पे रिस्ट्रेंट इज टू रिफ्रेन है सिमिलर बिजनेस के लिए, रीजनेबल लोकल लिमिट रीजनेबल टाइम के लिए। तो अज्यूमिंग दैट कि ये रीजनेबल लोकल लिमिट और रीजनेबल टाइम के लिए होगा, हम इसको वैलिड मान रहे हैं। अगर ये रीजनेबल टाइम और रीजनेबल लोकल लिमिट के लिए नहीं हुआ तो ये वॉइड माना जाएगा। हम दोनों लिखेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट का आंसर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा इधर, हम दोनों लिख के आएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी वर्थ 2 लाख वॉज एग्रीड टू बी सोल्ड फॉर जस्ट 25,000 बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 20,000 की चीज 2 लाख की चीज 2.5 लाख, 2 लाख की चीज 25,000 में बेच दिया, बराबर है क्या? ये शरबत पिया होगा अच्छे से, तो अनसाउंड माइंड का है। सेक्शन नंबर 12 के हिसाब से वॉइड माना जाएगा इसको, सेक्शन 12 के हिसाब से क्या माना जाएगा? वॉइड। तो सर ये 20 के हिसाब से वॉइड है, ये 10 के हिसाब से वैलिड है, ये 27 के एक्सेप्शन के हिसाब से वैलिड है, बराबर है। बहुत बढ़िया, शानदार, उम्दा प्रदर्शन। आइए एक बार देखेंगे, ये वाला वैलिड है 10 के हिसाब से, 20 के हिसाब से आपका वॉइड है, ये 27 के हिसाब से वैलिड है और ये 12 के हिसाब से वॉइड है। ठीक है सर, आइए जबरदस्त क्वेश्चन कराता हूं आरटीपी में 25 पे, पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3। आरटीपी में 25 पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3, बराबर है क्या? सर क्या सेक्शन लर्न करना इंपॉर्टेंट है? भाई सेक्शन लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन के साथ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लर्न अपने आप हो जाएगा। आप जैसे सोचोगे कि मेरे को सेक्शन लर्न करना है तो सेक्शन आपसे उतना ही भागेगा। आप प्रैक्टिस डेवलप करो, सेक्शन के साथ पढ़ना शुरू करो, सेक्शन आपके दिमाग में चिपक के बैठेगा, बराबर है क्या? बात को ध्यान से समझना। सर तीसरे वाले में अगर टाइम फॉर एवर नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस बोला, तो भाई देखो फॉर एवर तो नहीं चलेगा, रीजनेबल टाइम चाहिए, रीजनेबल लोकल लिमिट चाहिए। डैडी का लोकल लिमिट बना लिया तो नहीं चलेगा। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। साहिल है, साहिल डील करता है प्री ओन कार्स में, बराबर है क्या? यानी कि सेकेंड हैंड गाड़ियों में। राजू सोल्ड हिज एक्सीडेंटल कार टू साहिल बाय फ्रॉड। साहिल डील कर रहा है प्री ओन में, राजू अपनी एक्सीडेंटल कार को किसको बेच देता है? साहिल को, फ्रॉड से। फ्रॉड से मतलब क्या? गाड़ी एक्सीडेंटल है, बोले एकदम मैंने शोरूम से निकाली थी, 6 महीने हुए मात्र, आपको बेच रहा हूं। बोले साहिल को कोई भी एक्सीडेंटल वाले निशान नहीं मिले, बराबर है क्या? अक्षय कस्टमर है, वो साहिल की वर्कशॉप में आता है कि भाई उसको एक प्री ओन्ड कार खरीदनी है। अक्षय इन्फॉर्म करता है साहिल को अपना इरादा कि भाई साहब मेरे को कोई कार एक्सीडेंट वाली नहीं चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट चाहिए। साहिल बेच देता है अक्षय को कार इस बिलीव में कि भाई साहब कोई एक्सीडेंट नहीं है। बाद में अक्षय को पता चलता है भाई तो एक्सीडेंट गाड़ी है। ही स्यूड साहिल कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करो और मेरे को डैमेज दो, मेरे को डैमेज दो, तुमने मेरे साथ धोखा किया। आपको बताना है कि अक्षय साहिल से डैमेजेस ले सकता है क्या? यस और नो बताइए। क्या अक्षय साहिल से डैमेज ले सकता है क्या? यस और नो बताइए। अक्षय साहिल से डैमेज ले सकता है, यस और नो अलोंग विद द सेक्शन? यस और नो अलोंग विद द सेक्शन? अक्षय साहिल से डैमेज ले सकता है क्या? यस और नो अलोंग विद द सेक्शन? अलोंग विद द सेक्शन। वैलिड बिकॉज ही गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ रीजनेबल चेक। कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। सत्या तो मना कर रहा है, बोले नहीं भैया मिस रिप्रेजेंटेशन है, नहीं होगा। रॉयल चैलेंजर्स यस बोल रहा है, 18 बोल रहा है। गणेश तो बोलता है 17-18 तुम तुम्हारे हिसाब से ले लो। कुछ कह रहे हैं हाँ ले सकता है, कुछ कह रहे हैं नहीं ले सकता। अब बात को समझिएगा भाई साहब, ये फ्रॉड का केस नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 17 नहीं, यहाँ पे सेक्शन 18 लगेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन। पूछो कैसे? भाई साहब यहाँ पे साहिल जो है, जो सेकेंड हैंड गाड़ियों में डील करता है, राजू उसके पास आता है अपनी एक्सीडेंटल कार लेके और कहता है गाड़ी बहुत बढ़िया है, और राजू ने साहिल के साथ फ्रॉड किया है। राजू बराबर है, राजू ने साहिल के साथ फ्रॉड किया।
साहिल को नहीं पता चला गाड़ी एक्सीडेंटल है भाई, साहिल कुड नॉट फाइंड दैट द कार वाज एक्सीडेंटल, कैसे पता चलेगा? ऐसे आंख बंद करके ऐसे ध्यान लगाएगा कि गाड़ी कहीं ठुकी है क्या करके, कैसे पता चलेगा? गाड़ी तो रिपेयर हो क्या गई है। एक बच्चा कह रहा है रीजनेबल एग्जामिनेशन किया उसने, कैसे कर लेगा रीजनेबल एग्जामिनेशन? गाड़ी एक बार रिपेयर हो गई तो कैसे पता चलेगी? बराबर। अब बेचारा साहिल के साथ फ्रॉड हुआ, साहिल अब अक्षय को बेच रहा है, तो साहिल तो बिलीव कर रहा है ना कि गाड़ी एकदम फ्रेश है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, तो साहिल कोई ठगने का इरादा नहीं रखा है अक्षय को, साहिल ने कोई ठगने का इरादा नहीं रखा अक्षय को, साहिल तो बिलीव कर रहा है गाड़ी बहुत अच्छी है, अक्षय को दे दिया उसने। अब अक्षय को पता चला जब उसने गाड़ी यूज की तो पता चला कि भाई साहब गाड़ी जो है ना वो तो एक्सीडेंटल है। तो अक्षय साहिल को बोल रहा है कि तूने मेरे साथ फ्रॉड किया। क्या साहिल ने फ्रॉड किया? फ्रॉड का मतलब विद द इंटेंशन टू डू धोखा, ठगने का इरादा, फ्रॉड करने का इरादा था क्या? नहीं था, नहीं था लेडीज एंड जेंटलमैन। तो 17 नहीं लगेगा, 18 लगेगा। यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड जरूर हो जाएगा बट आपको डैमेजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि डैमेजेस फ्रॉड में मिलता है, मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं मिलता। अब इस पे एक सवाल पूछता है, व्हाट इफ साहिल एग्रीव्ड बाय द अवॉइडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, साहिल एग्रीव्ड हो गया बाय द अवॉइडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अक्षय ने अवॉइड किया। अब साहिल केस फाइल करना चाहता है किसको? राजू को, डैमेजेस के लिए केस फाइल करना चाहता है। कर सकता है क्या बताइए? कर सकता है क्या बताइए? कर सकता है क्या बताइए फटाफट? एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, राजू साहिल को केस करना चाहता है फ्रॉड के लिए, वो कर सकता है ऐसे व्हाट इफ किया तो। ठीक है सर, चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त, आपके 2-4 क्वेश्चन बचे हुए, फिर आपकी चीजें समाप्त हो जाएगी। मैं आपको पेज नंबर 19 पे लेके चलता हूं, सुपर 80 क्वेश्चन के, ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, इसके इर्द गिर्द इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है, बात को ध्यान से समझना, ठीक है। सृष्टि है, माइनर है, ये तो आपको सब सवाल पता है, ये सब तुम इधर उधर घूम घूम के सवाल कर चुके, बराबर है। सृष्टि है, माइनर है, फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रही है अपनी एज को, अपनी एज को गलत बता रही है, माइनर है, और इंटर कर रही है एग्रीमेंट में ऑथराइज्ड लैपटॉप डीलर मिस्टर गुप्ता के साथ, ओनर ऑफ एसपी लैपटॉप। मिस्टर गुप्ता हैं, ओनर है एसपी लैपटॉप के, लैपटॉप परचेस कर रही है 60,000 का, और कहती है प्रॉमिस कर रही है कि भाई जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा 16% के इंटरेस्ट पे 31 जुलाई 2022 तक दे देगी। उधार पे लैपटॉप खरीद रही है 60,000 का, बराबर है क्या? अब बात करते हैं। शी टोल्ड हिम दैट इन केस शी वोंट बी एबल टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मान लो पे नहीं करेगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो उसका जो फादर है वो पे करेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। उसके फादर का नाम राम है। 1 साल बाद जब सृष्टि से पैसे मांगे जा रहे हैं, आफ्टर 1 year व्हेन सृष्टि वाज आस्क्ड टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंटरेस्ट के साथ, वो कहती भाई मैं तो नाबालिग हूं, आप मेरे से 1 रुपए नहीं ले सकते, मैं 1 जनवरी 2024 को बालिग हो जाऊंगी। क्या हो जाऊंगी? बालिग, ठीक है, बालिग हो जाऊंगी, ठीक है, बालिग हो जाऊंगी बोल रही, कब? 1 जनवरी 2024 को। कहती है तब मेरे से आप पैसे मांग लेना, क्योंकि तब रेटिफाई होगा। नाउ द पॉइंट इज, रेटिफाई का मतलब होता है सब्सिक्वेंट कंफर्मेशन। सब्सिक्वेंट कंफर्मेशन हो ही नहीं सकता, रेटिफिकेशन हो ही नहीं सकता वॉइड एग्रीमेंट का। नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी है। तो पहला सवाल, क्या गुप्ता जी पैसा इसको सूट फाइल करके मांग सकते? द आंसर इज नो। क्यों? सेक्शन 11 के हिसाब से सृष्टि एक माइनर है, माइनर के साथ एग्रीमेंट करना वॉइड एब इनिशियो है, तो सूट तो फाइल नहीं होगा। दूसरा, क्या उसके फादर से पैसा मांग सकते राम से? नहीं। एनी यहां पे बोल रहा है कि माइनर का एक्शन विदाउट अथॉरिटी, पेरेंट और गार्जियन का अगर अथॉरिटी नहीं, अनऑथराइज्ड एक्ट है, तो पेरेंट और गार्डियन भी लायबल नहीं रहेंगे। कहता है जब वो हो जाएगी क्या? मैच्योरिटी में, यानी कि जब मेजर हो जाएगी तब रेटिफाई कर लेंगे। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। नो रेटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी। भाई जो चीज पहले से ही वॉइड है उसको रेटिफाई कैसे करोगे? तो कानून की नजर में पहले ही वॉइड है, था ही नहीं पीछे कुछ, तो उसको रेटिफाई कैसे करोगे सब्सिक्वेंटली? तीनों का आंसर नो रहेगा। पेज नंबर 22 में आओ। पेज नंबर 22 में ये वाला सवाल आपको पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। पी है,
P ऑक्शन कर रहा है Q को, P सेल्स बाय ऑक्शन टू Q अ हॉर्स विच P नोस टू बी अनसाउंड, बराबर है क्या? P ऑक्शन में घोड़ा बेच रहा है Q को, P को पता है घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, हॉर्स दिखता साउंड माइंड का है लेकिन है अनसाउंड माइंड का। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में आपको बताना है। पहला, इफ P सेज नथिंग अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स टू Q, P Q को कुछ नहीं बताता घोड़ा साउंड माइंड का है कि अनसाउंड माइंड का है, दिखता तो साउंड माइंड का है, दिखता तो साउंड माइंड का है लेकिन P कुछ भी नहीं बोलता। पहला वाला बताओ वैलिड है कि इनवैलिड है कि वॉइड है, बताएंगे। गणेश कह रहा है फ्राउड है, फ्राउड, ये वाला फ्राउड मत लिखना भाई, फ्रॉड लिखना तो मार्क्स मिलेगा। वैलिड है कि नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वैलिड है कि नहीं? ये वैलिड है। अर्नव वॉइड कह रहे हैं, विशाल प्रजापत वॉइड कह रही है, भाई एजे गुप्ता वॉइड कह रही है, वैलिड है। बताएंगे वैलिड किस हिसाब से रहेगा, मेरे को बताएंगे वैलिड किस हिसाब से रहेगा, मुझे बताएंगे वैलिड किस हिसाब से रहेगा। अननोन यूजर कह रहा है साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड एवरीबॉडी, यानी कि मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उदय कह रहा है 19 का एक्सेप्शन, अरे भाई 19 का एक्सेप्शन नहीं मेरे भाई, सेक्शन 17 का एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 17 का एक्सप्लेनेशन। mere silence as to facts likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not a fraud। भाई सिर्फ आप चुप हो, आप झूठ थोड़ी बोल रहे हो। mere silence as to fact likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not a fraud, सेक्शन 17 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन मेरी बात सुनो, मान लो क्यों पूछ लेता P को, भाई साहब घोड़ा बढ़िया है ना, तंदुरुस्त है ना, सन की तो नहीं है घोड़ा, और P बोलता है अरे घोड़ा एक नंबर का चोखा है, तू बैठ के तो देख, ऐसा भागेगा तेरे को क्या पता नहीं चलेगा। P बोला एकदम जबरदस्त घोड़ा है। अब बताइए क्या ये फ्रॉड है? 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 अब ये फ्रॉड भी है और ये वॉइडेबल भी है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि सर यहां पे आपने झूठ बोल दिया, पिछले वाले केस में Q ने कुछ पूछा नहीं, P ने कुछ बोला नहीं, बराबर है क्या? ठीक है सर। तो अगर आप देखेंगे पहला वाला, ये देखो ये फ्रॉड नहीं है, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट, सेक्शन 17 का एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, अगर मान लो P कुछ भी नहीं बोलता Q को, लेकिन Q जो है वो P की डॉटर है जो जस्ट कम ऑफ एज है, यानी कि 18 साल की अभी अभी हुई है, अपनी बेटी को घोड़ा बेच रहा है और बता नहीं रहा है घोड़ा अनसाउंड माइंड का है। अब बताइए क्या भाई साहब ये नेचर क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, वॉइड रहेगा, वॉइडेबल रहेगा, क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, वॉइड रहेगा, वॉइडेबल रहेगा, क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, वॉइडेबल रहेगा, वॉइड रहेगा, क्या रहेगा? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है सर, यहां पे ड्यूटी टू स्पीक है, यहां पे एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 नहीं लगता, यहां पे लगता है एक्सेप्शन, where there is a fiduciary relationship having regard to the circumstances of the case। circumstances ऐसा है कि तुम अपनी बेटी को घोड़ा बेच रहे हो, fiduciary relationship है, यहां पे आपको बोलना पड़ेगा घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, कैसा बाप है ये, वॉइडेबल होगा, फ्रॉड माना जाएगा। इफ Q जो है Q P को बोलता है कि भाई अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं मान के चलूंगा या मान के चलूंगी कि घोड़ा साउंड माइंड का। इसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करो, तुम्हारी नई नई गर्लफ्रेंड बनी या तुम्हारा नया नया बॉयफ्रेंड बना, वो बोलता है अगर तुम चुप रहोगे या चुप रहोगी तो मैं मान के चलूंगा या मान के चलूंगी तुम ही मेरे पहले और आखिरी हो। कुछ इस प्रकार से समझो रिश्ता जुड़ रहा है, लड़की लड़के को बोल रही है या लड़का लड़की को बोल रहा है जानू अगर तुम चुप रही तो मैं मान के चलूंगा मैं ही तुम्हारा पहला हूं और मैं ही तुम्हारा आखिरी हूं। लड़की चुप रही, लड़की चुप रह के क्या बोली कि हां तुम सही समझ रहे हो, मैं चुप हूं, तुम ही मेरे पहले और तुम ही मेरे आखिरी। बाद में पता चला लड़का एकदम आखिरी वाला है, एकदम आखिरी वाला, उसके बीच में 10 थे, 10 थे बीच में, 10 बराबर है क्या? तो पॉइंट इज यहां पे साइलेंट इज इक्वलेंट टू स्पीच है। वो लड़की को बोल रहा है कि तुम चुप रहोगी तो मान के चलूंगा मैं ही पहला और मैं ही आखिरी। तो लड़की चुप रही, तो चुप रह के क्या बोली? पहला और आखिरी। आखिरी वाली बात सही थी, पहली वाली बात सही नहीं थी।
आखिरी वाली बात सही थी, बराबर है क्या? सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पे साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच माना जाएगा और ये फ्रॉड माना जाएगा। यहां पे भी फ्रॉड है, पहला वाला फ्रॉड नहीं है तो वो वैलिड माना जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। आइए मैं आपको और जबरदस्त क्वेश्चन कराता हूं। ये पेज नंबर 21 पे था, क्वेश्चन नंबर 22 पे था। आपको मैं लेके चलता हूं 29 पे। मेरा फेवरेट वाला सवाल कराता हूं। लास्ट के 2 सवाल बचे हैं आपके, लास्ट के 2 सवाल बचे हैं। इसका आंसर करिए। मेरे को पता है इसका आंसर काफी लोग गलत करेंगे, ये मेरा दावा है। एक क्लॉज है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कि कोई भी सूट नहीं रहेगा रिकवरी के लिए, कोई भी सूट ब्रॉट नहीं किया जाएगा आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ अश्योर्ड। यानी कि जो इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति है, जब उसकी मौत होगी तो उसकी मौत के बाद जो इंश्योरेंस मिलेगा, जो उसके घर वाले करेंगे, वो 1.5 साल, 1 साल के बाद नहीं करेंगे। 1.5 नहीं, 1 साल, 1 साल के बाद नहीं करेंगे, बराबर है क्या? एक्स मर जाता है, एक्स मर जाता है और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एक्स मर जाता है और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सूट फाइल करते हैं टू रिकवर द अश्योर्ड सम आफ्टर 2.5 ईयर्स। एक्स मर जाता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव 2.5 साल बाद रिकवरी के लिए सूट फाइल करते हैं। क्या ये सूट मेंटेनेबल है? क्या ये सूट मेंटेनेबल है? फटाफट बताएंगे, क्या ये सूट मेंटेनेबल है? इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लॉज था, इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लॉज था 1 साल बाद नहीं करना है, लोग 2.5 साल बाद आ रहे हैं। क्या 2.5 साल बाद सूट मेंटेनेबल रहेगा? क्या 2.5 साल बाद सूट मेंटेनेबल रहेगा? सेक्शन बताइए, कौन से सेक्शन के हिसाब से आप बोल रहे हो सूट मेंटेनेबल है? सेक्शन बताइए कौन से हिसाब से सूट मेंटेनेबल है। सुहाना जी मना कर रही है, रुद्र जी भी मना कर रहे हैं, बाकी लोग हाँ ना कर रहे हैं। मेंटेनेबल है, बिल्कुल मेंटेनेबल है। क्या कारण आपको ऐसा लगा कि मेंटेनेबल है? ये इसलिए मेंटेनेबल है भाई साहब, 3 साल का टाइम पीरियड मिलता है, 3 साल का। सेक्शन 28 बोलता है ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रेन करता है टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग, एक तो वो वॉइड है, और ऐसा एग्रीमेंट जो एब्रिज करता है, एब्रिज यानी कि कम करता है यूजुअल पीरियड फॉर स्टार्टिंग लीगल प्रोसीडिंग। व्हाट इज द यूजुअल पीरियड फॉर स्टार्टिंग लीगल प्रोसीडिंग? इज 3 साल इस केस पे। और आप बोलते हो अपने एग्रीमेंट के अंदर कि साल भर के बाद मत आना, साल भर तुम्हारा एग्रीमेंट का क्लॉज बड़ा हो गया कि हमारा लॉ बड़ा है, हमारा लॉ बड़ा है, तो तुम ये जो 1 साल लिखे हो ये वॉइड है, सूट मेंटेन होगा 2.5 साल बाद भी। ठीक है, ठीक है, सूट मेंटेन होगा 2.5 साल बाद भी। ये देखो, इन द इंस्टेंट केस द सूट इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज द क्लॉज इन पॉलिसी इज वॉइड बिकॉज इट कर्टेल्ड, कम कर दी द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो 3 साल होती है। आइए फटाफट जीवन में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको कराना है, 2 मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। पेज नंबर 26 में आइएगा, पेज नंबर 26 में ये पहला सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपका सवाल जवाब खत्म। ठीक है, फिर से लास्ट 2 क्वेश्चन बोल दिए। अरे ये मिलते जुलते क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है और ये देखिए उसका रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक्चुअल में ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस पे 2 क्वेश्चन है मेरे लाल। सुन मेरी बात को, तेरे लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक, रोहन है, रोहन ग्रोसरी स्टोर चलाता है दिल्ली में। वो अपने ग्रोसरी बिजनेस को गुडविल के साथ बेचता है 1 लाख रुपए में रोहित को फॉर अ सम ऑफ रुपीज 5 लाख। नहीं, गुडविल की कीमत 1 लाख है और रोहित को पूरा गुडविल के साथ बेचता है 5 लाख में। आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल, गुडविल का सेल होने के बाद रोहित ने एक एग्रीमेंट किया रोहन के साथ। गुडविल बेच दिया ना, रोहन के साथ एग्रीमेंट किया और रोहन को बोला सुन भाई रोहन, ग्रोसरी स्टोर मत खोलना पूरे भारत में अगले 10 साल। इसने पूरे भारत को अपने डैश का मान लिया है। किसने? रोहन ने, सॉरी रोहित ने, बराबर है, क्योंकि जो रोहन को बोल रहा है बोले 10 साल तक पूरे दिल्ली पे आप ये बिजनेस नहीं करोगे। रोहन जो है सेम सिटी में अगले ही महीने खोल लेता है भाई साहब सिमिलर बिजनेस, बराबर है क्या? बताइए क्या राइट्स अवेलेबल है रोहित को? रोहित को कोई राइट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रोहित ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ना तो वो लोकल लिमिट रीजनेबल थी ना तो वो टाइम रीजनेबल था। ये सेक्शन 27 के हिसाब से सरासर वॉइड एग्रीमेंट है। अगले 2 महीने में अगर रोहन सिमिलर बिजनेस खोलता है किसी के
डैश के लाल पे दम नहीं है कि वो रोहन को रोक सके। ठीक है, बराबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट सवाल सत्या भाई साहब, ये पक्का लास्ट है, हाँ पक्का लास्ट है एकदम। आइए ध्यान से समझना। एक्स और वाई दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स वाई वेयर टू ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ट्रेड कर रहे हैं पॉपुलर ब्रांड में। एक वीट का नाम है पॉपुलर ब्रांड, वीट के ब्रांड का नाम ही पॉपुलर ब्रांड है। ठीक है, ठीक है, वीट का जो ब्रांड है, ठीक है, वीट का जो ब्रांड है वही पॉपुलर ब्रांड है उत्तर प्रदेश में। एक्स रियलाइजेस दैट द वीट बिजनेस इज हाई यील्डिंग, एक्स को समझ में आया कि भाई वीट का धंधा जो है बहुत तेज चल रहा है, हाई यील्डिंग है, बहुत प्रॉफिट है। टू एक्सपांड हिज बिजनेस, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्स वाई को बोलता है भाई मैं तेरे को 10 लाख लूंगा, एक ही कंडीशन है 10 लाख देने की। ये जो पॉपुलर ब्रांड वाला वीट है ना, पॉपुलर ब्रांड वाला, ये पॉपुलर ब्रांड वाला वीट बस तू मत बेच, वीट बेच, वाई को वीट बेचने से मना ही नहीं है। वाई को बोला जा रहा है तू पॉपुलर ब्रांड वाला वीट बस मत बेच। वाई बोलता है ठीक है 10 लाख रुपए दे दे, मैं ये पॉपुलर ब्रांड वाला वीट नहीं बेचूंगा, बाकी पूरा वीट बेचेगा, अनाप शनाप जो ब्रांड आएगा सब ब्रांड का वीट बेचेगा, लेकिन पॉपुलर ब्रांड का वीट बस बेचने के लिए मना कर रहा है। बराबर है क्या? इन उत्तर प्रदेश एक्स फेल्ड इन मेकिंग द प्रॉमिस्ड अमाउंट टू वाई, वाई ने वीट बेचना बंद किया, एक्स पैसे नहीं दे रहा है। एक्स सूट फाइल करना चाहता है, ठीक है, सूट फाइल, सॉरी वाई सूट फाइल करना चाहता है एक्स के खिलाफ। क्या सूट मेंटेनेबल है? क्या सूट मेंटेनेबल है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? क्या सूट मेंटेनेबल है? क्या सूट मेंटेनेबल है? सेक्शन बताइए, सेक्शन बताइए, सूट मेंटेनेबल नहीं है तो। सत्या कह रहा है सूट मेंटेनेबल है, सेक्शन बताइए भाई साहब, सेक्शन बताइए। मेरे को पता था बहुत सारे लोग यहां पे सेक्शन नंबर 27 का जिक्र करेंगे। सेक्शन 27 का जिक्र आप कुछ हद तक कर सकते हो यहां पे। सेक्शन 27 बोलता है जब भी आप किसी को रोकते हो कोई बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन के लिए, तो वो वॉइड है, उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के अंदर पहला एक्सेप्शन आता है गुडविल वाला, दूसरा एक्सेप्शन आता है पार्टनरशिप वाला, तीसरा एक्सेप्शन आता है सर्विस एग्रीमेंट वाला। बराबर है क्या? और कौन सा आता है बताना भाई साहब? ये सेक्शन नंबर 23 पे भी कवर होगा, ऐसा एग्रीमेंट जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बिल्कुल इशिका जी, ऐसा भाई साहब, ऐसा एग्रीमेंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, वो वाला जो एग्रीमेंट है वो वॉइड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट, जिसका कंसीडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब जनता के हित में नहीं है। एक्स चाहता है वाई पॉपुलर ब्रांड का वीट ना बेचे, और एक्स अकेले पॉपुलर ब्रांड का औने पौने दाम में बेचेगा, जो मन चाहे उस दाम पे। एक्स मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है जो जनता के हित के अगेंस्ट है। सेक्शन नंबर 23 अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बिल्कुल शुभम जगदीश जी, ठीक है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। तो एक तो सेक्शन नंबर 27, फिर ट्रेड कॉम्बिनेशन वाली जो बात है कि आप ट्रेड कॉम्बिनेशन कर सकते हो उस हद तक जब तक वो मोनोपोली नहीं क्रिएट कर रहा है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी 23 पे है, ठीक है। चलिए अब कहता है देखो यहां पे नीचे सूट मेंटेनेबल नहीं है। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, देखो यहां पे दो है एक्सपेक्टेड केस स्टडी, देखो लिखा हुआ है। एक बिजनेसमैन है, गुडविल बेचता है ऑफिस ट्रेड बी को, और दोनों एग्री करते हैं कि ए प्रैक्टिस नहीं करेगा सेम ट्रेड 3 साल के लिए, ठीक है, और एग्री करते हैं कि ए कोई सा भी धंधा नहीं करेगा, दैट ए विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस कॉम्पिटिंग इन एनी वे विद द बिजनेस ऑफ बी। तो भाई साहब 3 साल के लिए सेम बिजनेस नहीं करोगे, वो ठीक है, फर्स्ट पार्ट वैलिड है, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है भाई साहब वो वॉइड है। क्यों? क्योंकि वो कोई सा भी बिजनेस करने के लिए मना कर रहा है उसको। बराबर है क्या? एंड दैट्स ऑल मेरे प्यारे भाई और बहनों। यहां पे आके आपके मोटे मोटे जितने क्वेश्चन थे मैंने आपके करा दिए हैं। कल अपन यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 और लगे तो स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यूनिट 2 और यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट एज सच कुछ नहीं है भाई साहब, उस पर सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी उठा के पूछ लेता उससे, ठीक है। चलिए
रही बात बच्चों का कहना है सर ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, एकदम वहीं रुक जाना, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये मैं लेके जा रहा हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, ये मैं गया मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब, ये मेरा यूट्यूब चैनल आया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है, देखो ये मेरा आया यूट्यूब चैनल, बराबर है क्या। अब ये मैंने यूट्यूब चैनल जो मेरा है, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली है, बराबर है, जिसपे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 दिन पहले। इसके आप मोर में जाओगे, मोर में जाके आपको देखो साइड में, वहां पे देखो दिख रहा है पीडीएफ ऑफ दिस बैच करके, दिख रहा है वहां पे। वो पीडीएफ ऑफ दिस बैच को जैसे ही क्लिक करोगे ना, वहां पे मेरा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, बराबर है। जो भी टेलीग्राम का ग्रुप जिस पे हम सारे लोग बात कर रहे हैं, उसका नाम ही है एसीटी सीए फाउंडेशन सुपर 80 बैच। तो टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, तो उसको टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वो पीडीएफ को भी ले लेना। उसी टेलीग्राम के ग्रुप पे मैं आज वाली सुपर 80 की पीडीएफ वहां पे भेज रहा हूं, अब भी सेशन खत्म होगा भेज दूंगा, आप वहां से उस पीडीएफ को अपने पास रख लेना। तो जाइए उसको ज्वाइन भी कर लीजिए। वो पीडीएफ में क्या है, वो पीडीएफ में पूरी डिटेल है, वन शॉट का पूरा लिंक है, मैराथन की पूरी लिंक उसी पीडीएफ के अंदर है, संपूर्ण डिटेल है उसके अंदर। तो पीडीएफ भी वही मिल जाएगी आपको, वहां भेज दूंगा, और पूरी डिटेल भी वहां मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बताइए और बताइए, ठीक है सर ये सीरीज एंड आपका राइटिंग प्रैक्टिस कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, प्लीज बता दो। भाई साहब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे, राइटिंग प्रैक्टिस से राइटिंग की स्किल बढ़ जाएगी, बेहतरीन बेनिफिट हो जाएगा। मैं हमेशा ऐसे ही करता था, पहले मैराथन लेता था, फिर राइटिंग प्रैक्टिस लेता था। अब मैराथन क्योंकि ऑलरेडी डला हुआ है तो अपन क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया हूँ अर्णा जी, कैसा लगा आप लोग को बताइए, ये सेशन आपको कैसा लगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सेशन आपको कैसा लगा, फटाफट बताएं, ये सेशन आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों। सर दिल्ली में बारिश करवा दो, बहुत गर्मी है, बिल्कुल सर। और कैसे हो, बाल बच्चे ठीक है, बिल्कुल राणा जी बिल्कुल सही है, मस्त है, उदय जी कह रहा है मस्त लगा, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी है जाते जाते लाइक करेंगे, लाइव सेशन खत्म होने के बाद भाई के लिए प्यारा प्यारा कमेंट तो करके जाइए कि कैसा आपको लगा, इनपुट देते जाइए, कुछ सजेशन देते जाइए, अच्छा लगता है आप जब कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और लाइव जुड़े रहना बाबा, ऐसा नहीं आज लाइव किए बताए सर तो भाई साहब बाद में मिल जाएगा, देख लेंगे। रोज आओ और रोज आओ और रोज लाइव करके जाओ, फटाफट फटाफट ऐसे ही करेंगे। देखो आज का भी सेशन 2 घंटे का भी नहीं हुआ, 1 घंटे 54 मिनट का सेशन है। स्टार्टिंग में तो हेलो टाटा बाय बाय सी यू हो जाता है, बराबर है, तो 10-15 मिनट तो वो भी काउंट मत करना, ठीक है। चलिए ठीक है सर, गाना गा दो, क्या मतलब है, तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे, बराबर है क्या। चलिए बहुत बढ़िया सर, ऐसा लग रहा है 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 80 बस अज्यूम है, 150 करवाओगे क्या। अरे करवा देंगे यार, मजाक मजाक में करवा देंगे, तो टेंशन मत ले, ठीक है। सीए इंटर के लिए भी कुछ लाइव ले आओ बेटा, 2 सेशन डाल दिए, एक 4 चैप्टर डाले 50 मार्क के, उसके एमसीक्यू भी आएगा, उस पर क्वेश्चन भी है। 12 घंटे के अंदर 4 चैप्टर 50 मार्क्स का कवरेज विद एमसीक्यू और विद क्वेश्चन, जाके देखेगा तो समझ में आएगा ना। आके बस बोल रहा है लिख सुपर पावर बैच बाय अर्जुन छाबड़ा, 4 चैप्टर आएंगे, 50 मार्क्स देके जाएंगे। 4 महीने पहले डाला था, 1 लाख व्यूज है उसको, लिख 12 घंटे के अंदर पूरा कॉर्पोरेट लॉ अर्जुन छाबड़ा आएगा, 1 महीने पहले डाला था, 50,000 व्यूज है उसको, देखेगा जाके तो पता चलेगा ना भाई, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर बाय बाय। आपके इजाजत से मैं सेशन को कंक्लूड कर सकता हूं क्या मैं आपकी इजाजत से इस सेशन को कंक्लूड कर सकता हूं क्या, फटाफट बताएं। सर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, बेटा मेरी टीम को फोन कर ले, मेरी वेबसाइट में चले जाओ, वहां पे राइटिंग प्रैक्टिस की पूरी गाइडेंस दी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ मिलेगा वहां पे, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आप सबको यही बोलूंगा भाई, मैं राइटिंग प्रैक्टिस यूट्यूब पे नहीं लेता, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। मेरे राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत खास बात है, आप पहले ही लेक्चर देखोगे मेरे राइटिंग प्रैक्टिस का तो ही आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस में करवाता हूं। तो वो मेरा पेड बैच होता है, डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर दिया हुआ है, आप उनको फोन कर लीजिए, वहां आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, आप वहां से राइटिंग प्रैक्टिस ले सकते हैं, ठीक है।
कल बाकी की यूनिट रहेंगे, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, और कोशिश करेंगे कि स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी कुछ क्वेश्चन कर ले, ठीक है। चलिए पूरे क्वेश्चन एक साथ देंगे, पूरा ये सुपर 80 का क्वेश्चन है, पूरा एक साथ देंगे, ठीक है। चलिए, राइटिंग प्रैक्टिस कहां से परचेस कर सकते हैं? मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा, बीबी वर्चुअल की वेबसाइट में मिल जाएगा। कोई गाइडेंस चाहिए तो नीचे नंबर है, नंबर पे कॉल करें, संपूर्ण जानकारी ले, ठीक है। मजा आ गया। अंजलि कुमारी जी कह रहे शुक्रिया सर, वन शॉट वाला मिल नहीं रहा है। अभी बेटा जो वीडियो दिखाया था ना, उस पे पीडीएफ दिख रही थी ना, वो पीडीएफ में वन शॉट की भी लिंक है पूरी की पूरी, वहां पे चले जाओ, वहां पे तेरे को वन शॉट की लिंक है, क्लिक करना, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर। इंपॉर्टेंट सर लॉ राइटिंग प्रैक्टिस बैच या यूट्यूब पर है उस पर और पेड में? सर इंपॉर्टेंट सर, भाई क्या पूछ रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बैच कभी भी नहीं ली है यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। कल 4 बजे मिलेंगे, बाकी की यूनिट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। जाते जाते कमेंट करिएगा, लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करते जाइएगा। दिस साइड सी एस अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन टुमारो लाइव, बाय बाय।